Shekhawat sir, it's an honor to host you on TRS. Thank you very much. Jai Hind sir, namaste. जय हिंद. How are you sir? आई एम गुड. बिल्कुल बढ़िया. नेवर बेटर. हाँ जी, ये एक स्पेशल फोर्सेस स्पेशल है. ऑलवेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड फॉर ऑल ऑफ अस. डोंट माइंड मी गोइंग डीप डायरेक्टली एट द बिल्कुल स्टार्ट. बिल्कुल. सर, जब स्पेशल फोर्सेस वेट्स एक दूसरे से मिलते हैं, मैं उन वेट्स के बीच जो अनकही बातें हैं उनके बारे में कुछ जानना चाहूँगा. व्हाट आर सम थिंग्स दैट ओनली स्पेशल फोर्सेस वेटरन्स अंडरस्टैंड अबाउट ईच अदर? देखो, स्पेशल फोर्सेस में यूनिट 21 पैरासाइफिक यूनिट है, 9 एक यूनिट है, 10 पैरासाइफिक यूनिट है. इन्होंने 1 पैरा है, सभी यूनिट्स. तो इनके अपना इतिहास है. और जो वेटरन्स हैं उन्होंने साथ कंधे से कंधे मिला के लड़े हैं. वो कहीं कोई श्रीलंका में लड़ा है, कोई पुराने 1965 वाले भी हैं, 71 वाले भी हैं. तो उन्होंने वो दिन देखे हैं जिसमें जान की बाजी लगी हुई थी और बहुत कठिनाइयाँ थीं, और वो उन कठिनाइयों पे पार पाते हुए उन्होंने विजय प्राप्त करी. और लोग भी खोए अपने, खून और पसीना दोनों बहाया. तो वो कुछ ऐसी यादें होती हैं जो वही आदमी समझ सकता है जिसने वो भुगता है. तो जब वेटरन्स आपस में मिलते हैं तो वो हमारे लिए वो सुनहरे दिन है. हमारे लिए वो जो हम जो लड़े लड़ाई के मैदान में, जो खून बहा, जो पसीना बहा, और जो मुश्किलात तो क्या है, वो बैटलफील्ड इज़ बैटलफील्ड. लड़ाई का मैदान है, लड़ाई का मैदान है. वो कोई सुखों की सेज नहीं है. तो लड़ना ही सुख है. वो योद्धा के लिए तो वही सुख है. तो वो हम पल वापस जीते हैं. कॉम्बैट के वक्त जज्बात क्या होता है दिल में? मारना है. अगर आप अभी ये कोई स्पोर्ट्स नहीं है, यहाँ पे आप हार नहीं सकते. और आप हारे तो आप नहीं हो संसार में. तो कॉम्बैट में जज्बात वही होता है, मारो, किल फास्ट. एक ही जज्बात होता है. वायलेंस हैज़ टू बी डिलीवर्ड इन सच अ मैनर दैट यू ब्रेक हिज विल टू फाइट. जापान का एग्जाम्पल एक है जिसमें अमेरिका ने, यूएस ने एटम बम डाला. क्यों डाला? वो इट वॉज वायलेंस विच वॉज बीइंग डिलीवर्ड टू स्टॉप फर्दर वायलेंस. सो यही है. डोंट माइंड मी सेइंग दिस सर, ये बहुत सिविलियन का एक पर्सपेक्टिव है. जो आपके पीछे बैठे मेरे प्रोड्यूसर वैष्णव, उनके एक दोस्त SF में काम करते हैं. एंड थ्रू दैट फ्रेंड आई गॉट टू सी अ फोटो फ्रॉम द रीसेंट ऑपरेशंस, जहाँ बॉर्डर के उस पार कुछ टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया. बट ये जो सेंटेंस है कि टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया, ये बोलने की बात है. Seeing it was uncomfortable. But is this an example of what you just said? इट्स गोरी. ये विभत्स होता है हिंदी में अगर कहें. इट्स गोरी. हिंसा का कोई सुंदर रूप नहीं है. हिंसा विभत्स होती है. लड़ाई का मैदान विभत्स होता है. आप किस तरफ से लड़ रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है. लड़ाई का मैदान ऐसा ही होता है. एक इंसान की रिलेशनशिप विद गोर बदलती है as the years of combat move forward. हम लोग जब ट्रेनिंग लेते हैं तो वो ट्रेनिंग इस तरीके से होती है कि आपको हार्डन्ड करती है वो. क्योंकि जैसे दिस इज योर जॉब, हमारा जॉब वो है डिलीवरी ऑफ वायलेंस. तो हमें उसके लिए ट्रेनिंग मिलती है. और जब आप ट्रेन होते हो आप पूरे टाइम किल किल किल, 1 गोली एक दुश्मन. ये क्या है? दुश्मन को मारना है. और ये सभी सेनाओं में ऐसा है. कोई भी ऐसे सेना ऐसे नहीं बोलती कि 2 गोली एक दुश्मन. नो, 1 गोली एक दुश्मन ही होता है हर जगह. तो आपको हार्डन किया जाता है उस चीज़ के लिए. लड़ाई के मैदान के लिए आपको हार्डन किया जाता है. तो जब वो आप देखते हो उस तरीके का वायलेंस, तो विचलित नहीं करता है. बहुत कम लोगों को विचलित करता है. और विचलित होने वाले वहाँ होते नहीं हैं. वो स्पेशल फोर्सेज में नहीं होंगे, वो इन्फेंट्री में नहीं होंगे जो विचलित होते हैं. और ऐसा बहुत, मेरे ख्याल से कोई 0.001% होगा जो विचलित होगा. मैंने नहीं देखे. ऑपरेशंस के दौरान नींद कैसे होती थी? ऑपरेशन के दौरान आपका रोस्टर बनता है. तो जैसे आप गए एम्बुश में बैठे हो तो एम्बुश तो लंबा चलता है. तो आपका बडी ड्यूटी पे आप सो रहे हो, आप ड्यूटी पे आपका बडी सो रहा है वहीं पे. तो इस तरीके से चलता है वो. बट व्हेन यू आर अलर्ट, व्हेन यू स्लीप,
वहीं पे उसी के पीछे, हथियार यहाँ पे, टेक अ नैप एंड गेट अप लाइक दैट, एंड यू इन दैट ऑल्सो यू गेट वेरी गुड स्लीप. मैं ऐसा भी एक्सपीरियंस है कि अभी शुरू होने वाली है, वी हैव टू इनिशिएट combat and we are seeing कि people are coming in, you know, we surrounded a camp and so my buddy told me कि साहब बंदे आ रहे हैं, तो हथियारों के साथ हम देख रहे हैं कि अंदर घुस रहे हैं, आए जा रहे हैं. मतलब there was a camp, we surrounded that camp. 3-4 दिन चलने के बाद में हमने कैंप सराउंड कर लिया, ये म्यांमार बॉर्डर के ऊपर. एंड तो और मैं ड्यूटी, मेरा टाइम सोने का था, मैंने कहा मैं सो रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा अभी रुक जा, अभी टाइम नहीं है. तो मतलब we are about to initiate the combat and I had a nice sleep. फिर I got up कि साहब अभी बंदे आ रहे हैं, मैंने देखा, मैंने कहा अभी रेंज नहीं है भाई, अभी रुक जा. फिर मैं सो गया क्योंकि मेरा सोने का टाइम चल रहा था. फिर सो गया, फिर उठाया कि साहब अभी एक बंदा नज़दीक आ रहा है. फिर मैं उठा, मैंने कहा हाँ ये आ रहा है, ठीक है, ओके तैयार हो जाओ ये भी. एंड बस उसने बोला कि साहब ये बंदा अभी आ रहा है, उठें, और विदिन 3-4 minutes द कॉम्बैट स्टार्टेड. तो सो इट वाज लाइक दैट. years of training kicks in, हाँ. especially जब आपका कमांडो फेज स्टार्ट हो रहा था. I'm sure it takes some time to mentally adapt to what has happened in combat. And I'm not just saying losses on our side, even neutralizing a terrorist. Especially early combat experiences के बाद, did you ever think of the terrorists that you have neutralized? नहीं, नहीं. Like I remember all the सारे जितने भी अनुभव हैं मुझे सब याद हैं. और तो एक तरीके से ये तो आपका जॉब है, ये तो आपका प्रोफेशन है, धर्म, ये तो आपका जॉब है. लाइक तेरा जो ये है, जो तो हमारा वो जॉब है. और उसमें मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कभी किसी के बारे में सोचा. मेरा टास्क था, वो एग्जीक्यूट किया. Task was to deliver violence. Violence was delivered. And yes, अपने लोग जब देखेंगे तो हमारे ही लोग हैं, तो दुख हुआ कि ऐसा क्यों है. इतना अच्छा लड़ने वाले, इतना अच्छा और यंग पीपल, तो दुख हुआ, खुशी नहीं हुई. स्पेशली असम में, मणिपुर में, मतलब इट वाजंट अ जॉयस मूवमेंट. मुझे लगा था कि ऐसा होगा, बट हुआ नहीं. जब तुम शक्ल देखते हो तो लगता है कि अरे ये तो हम ही लोग हैं. तो बस वो, बट ऐसा नहीं लगा कि अरे मतलब कि बाद में ख्याल आया होगा, ऐसा नहीं है. तो अब आपने हथियार उठा लिया देश के खिलाफ, तो आपने जाना ही है. बट ये दुख था कि क्यों. वो कहते हैं ना कि ways of providence are inscrutable, but there has to be a reason why so many young men should die. तो अब रीज़न क्या है वो मुझे it's beyond comprehension कि why so many young men should die and very violent deaths. तो बस वो एक खराब लगता है. बाकी तो प्रोफेशन. जैसे खुद की जिंदगी के नजरिए से गॉड्स प्लान सही लगता है, पर जो भी दुनिया में हो रहा है कभी कभी यू समटाइम्स वंडर व्हाट इज गॉड्स प्लान. नहीं, दुनिया में ये तो ऑर्डेंड है. देखो, कॉन्फ्लिक्ट ऑर्डेंड है. कभी भी इतिहास उठा लो कि कोई ऐसा समय नहीं गया जब इंसान आपस में नहीं लड़ा. या अब एनिमल किंगडम ही देख लो, तो रोज की लड़ाई है, रोज की फाइट है. कोई किसी को मारता है, कोई किसी को मार के खाता है, कोई किसी को मार के खाता है. तो ये तो, और जो मजबूत है वही जीतता है और वही डोमिनेट करता है. तो आपके पास में और कोई चारा नहीं है मजबूत बनने के अलावा. ये देखना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, अरे ये तो ऐसे ही होगा. वायलेंस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. वायलेंस विल बी देयर. यू बिकम स्ट्रांग, सो स्ट्रांग दैट लाइक bull elephant, in the wild, he is so strong that no one can mess with him, and he knows it. He is alone. He is not with the herd. Bull elephant. He is so strong that even the pride of lion will go 1 mile away from him, because he is so strong. So become strong. It is going to happen. The violence तो बहुत नॉर्मल है, तो होना ही है. इतिहास उठा ले, कब थी लड़ाई, कब थी, कब कौन सा मेरे को पता था कि सर इस ज़माने में लड़ाई नहीं हुई. राम को भी लड़ना पड़ा,
कृष्ण को भी लड़ना पड़ा, उसके बाद में युद्ध लगातार चले और युद्ध होते रहेंगे और दुनिया तो ऐसे ही चलेगी। पर एक लेसन है, बिकम स्ट्रांग बिकॉज फॉर वीक देयर इज नो प्लेस। किसी सोल्जर की ट्रेनिंग में हिस्ट्री का रोल रहता? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। हर एक यूनिट अपने इतिहास को जीती है। फौज जो है वो रूल्स रेगुलेशन नहीं है, फौज है आपकी परंपरा, फौज है आपका इतिहास। एक कहावत है कि जो अपना इतिहास नहीं जाते उनका कोई फ्यूचर नहीं है। तो आप जब बैटल्स के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारी समानताएं आपको मिलेंगी कि उस लड़ाई में ऐसा हुआ था। अभी जैसे हमारे जंगल्स में ऑपरेशन चलते हैं तो पूरा चिंडिट ऑपरेशन हुआ था, तो चिंडिट्स हम आज भी पढ़ते हैं, चिंडिट जो ऑपरेशन हुआ था वो हम आज भी पढ़ते हैं और उससे इतनी लेसन्स हैं, कैसे डिसिप्लिन रखना है, कैसे ट्रेनिंग करनी है, कैसे दुश्मन को देखना है, कैसे रैकी करनी है, कैसे फिर अपने आप को ट्रेन करना है। इतिहास आपको सिखाता है कि वो पुरखे कैसे लड़े थे और पुरखों ने उनकी लड़ाई से आप सीख लेते हो और वो आपको आगे काम आती है। तो मिलिट्री हिस्ट्री तो बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए। डू यू फील दैट इवन दो जो टेक्नोलॉजी के लेवल्स है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं अब टाइम के साथ, ड्रोन वॉरफेयर हैज बिकम एन एलिमेंट, ऑल दीज मॉडर्न वॉरफेयर एलिमेंट्स हैव नाउ कम इनटू प्ले, फिर भी व्हेन यू स्टडी मिलिट्री हिस्ट्री यू कैन अप्लाई इट इन मॉडर्न डे वॉरफेयर? बिल्कुल, देखो टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करेगी दूर दूर की लड़ाई में, है ना, लेकिन जब अल्टीमेटली लड़ाई कब जीती जाती है, जब वो ज़मीन आपके पाँव के नीचे हो। इन्फेंट्री के बूट जब तक उस ज़मीन पे नहीं लगेंगे जाके और वो स्ट्रेंथ में नहीं होंगे, मतलब स्ट्रेंथ मतलब कि जब तक आप पूरी तरीके से ओवरवेल्म नहीं कर दोगे एनिमी को। ओवरवेल्म का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हवा से मार दिया, ओवरवेल्म का मतलब है कि आपने ग्राउंड पे ओवरवेल्म कर दिया। और ग्राउंड पे ओवरवेल्म करने के लिए when the infantry goes, it is the rifle and the bayonet and the primitive warfare of delivering violence. लड़ाई ऐसी होती है, हमेशा लड़ाई ऐसी होती है और ऐसी ही होगी। जहां डिसीजन की जरूरत है कि हाँ आर या पार लड़ना है, खत्म करना है, तो वहां पे ग्राउंड के ऊपर बूट्स जाने पड़ेंगे। ऐसी कोई सिचुएशन थी ट्रेनिंग के बाद, आफ्टर यू वर इन द स्पेशल फोर्सेस, कोई ऐसी सिचुएशन थी where you felt like you grew up even more through that operation? हाँ, हर ऑपरेशन सिखाता है, हर ऑपरेशन आपको मैच्योर करता है। जहाँ पे भी आप अपने सामने जीवन और मरण देख रहे हैं, आपके लड़कों की गोली लग रही है, आपके लड़के गिर रहे हैं, आप सामने वाला जो आपका अपोनेंट है वो भी लड़ रहा है, वो गिर रहा है, फिर आप मैदान में मेहम देख रहे हो, मेहम या मतलब जो भी कह लो, जो अल्टीमेटली लड़ाई का जो रिजल्ट होता है कि डेड बॉडीज़ पड़ी हैं और घायल हैं लोग। तो वो हर एक वो क्षण, हर एक वो स्किर्मिश कह लो, हर एक वो एनकाउंटर कह लो, आपको मैच्योर करता है और आप बहुत सीखते हो, जो आप मेरे ख्याल से 20 साल में नहीं सीखोगे, आप वहाँ पे 20 मिनट के कॉम्बैट में आप सीख जाते हो। कुछ रिसेंटली एक ऐसा हुआ, मैं यूनिट्स के नाम नहीं लूँगा, तो एक को गोली लगी, लड़के को, वो गिर गया, उसको उठाने के लिए दूसरा उसी वक्त पहुँच गया, उसको गोली लगी, वो ख़त्म हो गया, उसको उठाने के लिए तीसरा पहुँच गया। हालांकि जहाँ से गोली आ रही थी उधर भी फायर चल रहा था, लेकिन एक के बाद एक गिरते रहे और जाते रहे कि मेरे को निकाल के लाना है। उसको पता है कि वहाँ मर रहे हैं, वो बस उसको ये कि मेरा साथी मर रहा है, एंड वो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा, अपनी जान दांव पे लगा रहा है। ऐसा कहाँ एग्जाम्पल मिलेगा? सिर्फ फौज में। और वो कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं है, वो इंटरनल मेरा, क्योंकि हम साथ में हैं तो मेरा इतना ज़्यादा प्रगाढ़ संबंध है अपने बडी से, अपने अफसर से, कि मैं अपनी मैं सोचूंगा नहीं, वो मेरे मसल मेमोरी में है, जान को दांव पे लगाना दूसरे के लिए। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं दूसरे के लिए जान को दांव पे लगा रहा हूँ, ये मेरा काम है, मतलब ये अंदर से है मेरा, ये मेरी मसल मेमोरी में है। लव फॉर यू टू शेयर एन एग्जांपल सर ऑफ अ कॉम्बैट सिचुएशन where you were tested, जहाँ you know any example from your whole career. ये ऑपरेशन लोकटक विजय, इसका मतलब वैसे काफ़ी है इसका। तो इसमें एक फ्लोटिंग आइलैंड पे कैंप था और उस कैंप का
हमें एक मणिपुर में पुलिस कमांडोज हैं वहाँ पे, तो वो एक किसी को लेके आया कि इसके ब्रदर को जान से मारने की धमकी मिली है इस ग्रुप से। तो हमने उसको कल्टीवेट किया और हमने पूछा कि भाई कहाँ पे कैंप है, फिर उसको भेजा, उसने पता लगाया और हमको वो चीज़ जगह दूर से दिखाई कि सर वहाँ पे है कहीं पे। फिर हमने सर्वेलेंस करी, स्पॉटर स्कोप लगाए, 7 किलोमीटर्स के ऊपर वो कैंप हमें दिखाई दिया। फिर हमने और अच्छे इक्विपमेंट जो नाइट सर्वेलेंस कर सकते हैं वो इक्विपमेंट लगाए, इक्विपमेंट का नाम नहीं लूँगा, और उससे हमको रात में भी उनकी एक्टिविटी दिखाई दी। फिर हमने ट्रेनिंग करी कि इसको जाएंगे कैसे वहाँ पे। तो पहले हमने शुरू किया कि हम तैर के जाएंगे, तो दैट डिस्टेंस वाज अराउंड 6 किलोमीटर्स, 6 थोड़ा ज़्यादा ही था। तो एज टीम कमांडर की तैर के जाएंगे, तो हम हथियार सामान लेके, एक नहर थी उसमें हम तैरा करते थे रात में 11:30 बजे से लेके सुबह 3:30 बजे तक, क्योंकि फिशिंग एक्टिविटी उस लेक के अंदर रात को 10 साढ़े 10 बजे तक चलती थी और सुबह फिर 4 बजे शुरू हो जाती थी। तो सरप्राइज मेंटेन करने के लिए हमने 11:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक हम ट्रेनिंग करते थे, स्विमिंग करते थे। अब उसमें क्या हुआ कि हमारे 5-5, 6-6 किलो वजन कम हो गए, 3-3, 4-4 किलोमीटर हम तैर रहे थे, लेकिन फिर भी मतलब टारगेट तक पहुंचना है, क्योंकि टारगेट 6 किलोमीटर था। एंड उसके लड़के आईसीयू में एडमिट हो गए बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। ट्रेनिंग का इतना स्ट्रेस हुआ कि आईसीयू में वजन कम हो गया, और कंटिन्यूस आप पानी में हो तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और इवन डिहाइड्रेशन ये हुआ, और लड़के एडमिट हुए। तो फिर मेरे पास मेरे लड़के आए जो डाइवर्स थे कि सर ऐसे हम पहुंच तो शायद जाएं, लेकिन लड़ने की ताकत कहाँ बचेगी। तो मैंने कहा यार फिर क्या करें। तो फिर हम लेके आए रबर डिंजीज, न्यूमेटिक बोट बोलते हैं, उनसे हमने ट्रेनिंग शुरू करी। तो लेकिन वो फ्लोटिंग आइलैंड क्या होता है, घास के एक कहते हैं फूम करके एक घास होती है, अगर पढ़ोगे तो मणिपुर के अंदर जो लोकटक लेक है उसमें फूम, इट्स ए फ्लोटिंग ग्रास, उसको इकट्ठा करके लोग उसके ऊपर प्लेटफॉर्म बनाते हैं और घर बनते हैं। मतलब 6,000 की पॉपुलेशन अंदर रह रही थी, 2,000 हट्स थे और 6,000 आदमी, फिशरमैन जो कम्युनिटी थी वो अंदर 20 किलोमीटर व 20 किलोमीटर की लेक है ये, उसके अंदर वो रह रहे थे लोग। और जो ये जो फ्लोटिंग ग्रास थी, ये इतनी ज़्यादा कॉबवेब थे कि इसमें नाव डिंजी भी नहीं चल सकती थी, मोटर बोट तो चल ही नहीं सकती थी, सिर्फ पतली कैनोए जो मैं बता रहा था। तो हमने रबर की डिंजी लेके आए, वो डिंजी हर 500 मीटर फंस जाए, और हम पूरी रात में हम सिर्फ 3 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर पाए। फिर डिसाइड किया कि हमको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी कैनोए चलाने की। अब कैनोए पतली सी, अगर तुमको साइकिल चलानी नहीं आती और किसी साइकिल पर बिठा दो तो तुरंत गिरोगे, तो वो ऐसा उस तरीके का होता है। तो हमने फिर नावें कहीं से बंदोबस्त करी, कहीं से बनवाई दूर दूर से, ताकि पता नहीं लगे लोगों की फ़ौज नाव इकट्ठी कर रही है। उसके बाद हमने ट्रेनिंग करी, और करीब 20-25 ट्रेनिंग के बाद में हम सारे फिशरमैन की तरह नाव चला रहे थे। फिर उसके ऊपर फिर हमने फिर हम गए टारगेट तक, 2 नावें लेके गए, देख के आए रात में जाके। और जब वो हुआ कि हम बिल्कुल 10 मीटर तक जाके आ गए, तो कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये लिया जा सकता है। और नावें डूबी भी, एम्यूनिशन भी डूबा, हथियार भी डूबे, हमारे डाइवर्स जा के निकाल के लेके आते थे। बहुत ट्रेनिंग हुई, कम से कम भी हमने कई रिहर्सल्स किए। और फिर फाइनली जब ऑपरेशंस के लिए गए, तो हमने अपना जो सोर्स, जो हमारा जिसने हमको इन्फॉर्मेशन दी थी, उसका नाम हमने रखा था जेम्स बॉन्ड। एक्चुअल नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उसको हम जेम्स बॉन्ड बोलते थे। तो हम लोग सबसे आगे मेरी नाव, मेरे पीछे 2 नाव, और हम लोग 12 आदमी गए थे, और बाकी लोगों ने चारों तरफ घेरा डाला था ज़मीन के ऊपर, और कुछ नावें अंदर थीं जो कि दूर रह के घेरा डालेंगी। ऐसे हमने एक प्लान बनाया था। और अभी क्या होता है कि आप जब किसी भी जगह पे हम किसी भी टारगेट पे अटैक करते हैं तो 2 तरफ से करते हैं। एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, ताकि ये गोली ऐसे जाए और इधर की गोली इस तरफ जाए, आपस में क्रॉस फायर नहीं हो। समझ रहे हो। लेकिन ये ऐसा था कि आपको ये 90 डिग्री जो आइडियल जो किताबों वाला है वो तो है ही नहीं, इसमें परफोर्स ऐसा होना पड़ रहा था कि चारों तरफ से घेरना पड़ रहा था। तो अगेन ये था कि भाई टारगेट पे ही गोली मारना, ऊपर बैरल नहीं होनी चाहिए, नहीं एक दूसरे को मारोगे। ठीक है, तो वो भी ट्रेनिंग हुई, वो भी हमने ट्रेनिंग करी। तो रैकी, रिहर्सल, ट्रेनिंग, फायरिंग कंटिन्यूस, मतलब इतनी ज़्यादा हमने करी कि जब अभी फाइनल ऑपरेशन की बताता हूँ, तो 3 नावों में हम लोग, जो मेन पार्टी थी वो रवाना हुई। और तो अच्छा, क्या ये जो फ्लोटिंग जो घास है, ये हवा से शिफ्ट होती रहती है। तो हम लोग रोज़, एक आइलैंड था करांग, जो कि सॉलिड
आइलैंड था, वहाँ से हम लोग सर्विलेंस कर रहे थे। और हमें लास्ट हमने जो देखा कि जो एक घास का बड़ा एक आइलैंड जो है वो टारगेट के सामने है, तो हमने डिसाइड किया कि इस पे चढ़ेंगे और यहाँ से हम फायर करेंगे, यहाँ तक पहुँचना है। अब आगे क्या होगा, वो कितने सजा गए हैं उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन हमें यहाँ तक पहुँचना है। अब अगले दिन जब हम फाइनली गए तो नाव जा रही है, सडनली हमने करीब 5.1 किलोमीटर 5.2 किलोमीटर बोट चला के पहुँचे। हमने कहा अभी वो आइलैंड आ जाएगा और उसके आगे टारगेट है। अब वहाँ पहुँचे तो बिल्कुल क्लियर वाटर और सामने टारगेट दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं बीच में। और तो मैं थोड़ा सा लॉस हो गया, मैंने कहा आप क्या करें। लेकिन हाँ, हमने ट्रेनिंग की थी कि अगर मान लो ऐसा होता है तो हम पानी में उतर जाएंगे, बोट्स को उल्टा कर देंगे और फिर हम यहाँ से फायर करेंगे। बट वो बहुत इनएक्यूरेट फायर होता है, आप हिल रहे हो, आपकी टांगें हिल रही हैं, गोली चलाने के लिए बिल्कुल सांस भी रोकनी पड़ती है, तब आपका फायर की एक्यूरेसी जाती है। और यहाँ पे तो आपके पाँव हिल रहे हैं, बोट हिल रही है, पानी हिल रहा है, तो एक परेशानी होगी। मैंने कहा ये तो बड़ा कैसे होगा ये। बट एज लक वुड हैव इट कि मैंने कहा एक मिनट रुको जरा, मेरे को ऊपर चढ़ने। तो मैं प्लेटफॉर्म पे चढ़ा। अब प्लेटफॉर्म पे चढ़ा तो जाने क्या हुआ, वो बोट डगमगाई और बोट में पानी भर गया, नीचे की चली गई पानी में। खैर हमको ट्रेनिंग थी, मतलब ये तो रोज़ हो रहा था। तो फिर बोट को निकाला, पानी वानी निकाला, वापस हम बोट में चढ़ गए। और फिर मैंने कहा चलो अब आगे जाके सबको पास कर दिया कि बोट को पलटानी है और हमको पानी में जाना है। पर जैसे हमने आगे शुरू किया जाना तो पीछे से मेरे को ठंड लगनी शुरू हुई। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो हवा है वो हमारी डायरेक्शन से टारगेट के डायरेक्शन में जा रही है। और जो हम रोइंग कर रहे हैं बोट की, तो पानी में चप्पू डालने की आवाज़ होती है। मैंने कहा तो थोड़ी देर में सेंट्री को सुनाई पड़ने लग जाएगी। तो मैंने रोका, मैंने कहा ये तो नहीं है भाई, ये तो फायर आएगा। जेम्स बॉन्ड मेरे आगे बैठा हुआ था, मैंने उसको ऐसे चप्पू मारा, उसको ऐसे करता। मैंने कहा वापस। तो मेरे को कहता कह रहे टारगेट तो उधर है, टारगेट तो उधर है। मैंने कहा ना वापस चल। फिर हमने बोट्स घुमाई और हम वापस जो फूम थी जिसमें से हम निकल के आ रहे थे, वापस उस घास में घुस गए। फिर मैंने कहा कि हवा जो है इधर से मेरे को ऐसे लेके आओ, मेरे को तू अभी हम जा रहे हैं वेस्ट से ईस्ट से लेके आ, ठीक है। उसमें तो टाइम लगेगा। मैं कहा जो भी है टाइम लगेगा, इधर से नहीं जाएंगे। फिर हमने घुमाई बोट्स, 1.5-2 घंटे और लगे हमें घुमा के। हम जिस अपोजिट द विंड, अपोजिट ऑफ विंड डायरेक्शन हम आए। और एज लक वुड हैव इट, वो जो घास का जो आइलैंड था वो उस तरफ जाके इकट्ठा हो रखा था। तो वहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म से बन के हमने बोट ली, टारगेट उस पर घास के प्लेटफॉर्म पे चढ़ाई, फॉर्म प्लेटफॉर्म बनाया, एंड देन वी सराउंडेड द टारगेट एंड वी ओपनड अप एट द गिवन टाइम जो भी हमने डिसाइड किया था। नंबर्स याद है रफली? क्या चीज़? हाउ मेनी नंबर ऑफ टेररिस्ट? उसमें उस दिन 11 थे। Okay. हाँ, हमने 9 अकाउंट फॉर किए, 2 बच गए। एक तो लेडी थी जिसका जिसको ले आए हम, और एक को लगी थी गोलियां, वो इंजर हो गया था। उसको बाद में पुलिस ने पकड़ लिया एंड दे आर नाउ लिविंग नॉर्मल लाइफ। या दे रियलाइज देयर व्हाटएवर एंड दे ओके। इंसर्जेंसी वहाँ पे दे आर अल्टीमेटली आवर ओन कंट्रीमैन, यू नो। वही लोग हमारे पास भी हैं। हमारी 21 पैरा एसएफ जो है वो ईस्टर्न स्टेट क्लास है। तो जो आप वहाँ ईस्टर्न स्टेट, वहाँ पे इंसर्जेंसी वेरी अनफॉर्चुनेट है कि आप अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ रहे हो। वो सबसे, तो उस ऑपरेशन को करके मेरे को खुशी नहीं हुई, दुखी हुआ। बट अब ये है तो ये है, अपने देश के खिलाफ हथियार उठा लिया तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बट जब आप ऐसे चीज़ों में आप देखते हो तो वो तो ये लगता है कि अरे ये तो मतलब हमारे ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं। तो कोई खुशी प्रसन्नता नहीं होती है। कॉम्बैट ऑन दैट डे। अच्छा हाँ, तो फिर तो फाइनली हम लोग, सेंट्री बिल्कुल ऊपर था, करीब हम सेंट्री हमसे 15 मीटर पे ही था, मचान बनी हुई थी। तो मैं और मेरा बड़ी थे, हम तैर के एक जो फ्लोटिंग घास का उस पर चढ़ गए। और 2 हट्स जिनमें हम रोज़ देख रहे थे टेररिस्ट, वो बिल्कुल हमारे बिल्कुल 2 मीटर पे बिल्कुल नज़दीक। तो हम पहले तो कान लगा के सुनते रहे कि इसमें कोई हरकत तो नहीं है। धीरे धीरे क्रॉल करके गए, उसमें कोई हरकत नहीं थी कि साहब इसमें कोई नहीं है। मेरा बड़ी था, उसने बताया। तो उसके बाद में अब अगेन लॉस के, अभी तो सेंट्री ऊपर बैठा हुआ है, अगर हमने नाव लाया यहाँ पे तो पता लग जाएगा इसको। तो हम धीरे धीरे फील्ड ऑफ फायर क्लियर करने लग गए, ठीक है। तो घास तोड़ के एंड एज लाइक वुड हैव इट, 3:30 पौने 4 के आसपास वो सेंट्री मचान से उतर गया नीचे
अच्छा, हमारी सर्विलेंस चल रही थी नाइट, हमारे पास में एक आला था जो कि रात में देखता था, तो उन्होंने मेरे को रेडियो से बोला कि साहब ये बाहर निकल रहे हैं अभी, वो हट नंबर 1, 2, 3 से ये लोग बाहर आ रहे हैं। तो वो समय था मॉर्निंग एवोल्यूशन का, सभी का इनका। तो मैंने कहा नाउ इज द टाइम। जैसे ही सेंट्री नीचे उतरा, एज गॉड वॉज हेल्पिंग अस, हमने फटाफट नावें जो हैं वो फ्लोटिंग आइलैंड के ऊपर, जो घास का हमें जो घास बह रही थी उसके ऊपर हमने नावें चढ़ाई, प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए, और टारगेट वाज क्लियर, विजिबल। उसके बाद मैंने हर एक से चेक किया कि तुम क्या देख रहे हो, कंफर्म करो तुम्हारे सामने कौन सी हट दिखाई दे रही, जो कि हम रिहर्सल कर रहे थे। कुछ थोड़ा बहुत दाने बाएं हुआ कि एक जो पार्टी थी, क्योंकि आप कहीं और से, आपको एक वो पैरालैक्स करीब एक होता है, आप कहीं और से देख रहे हो तो आपका परसेप्शन अलग है, लेकिन उसी चीज़ को आप ग्राउंड पे जाके सामने देखोगे तो आपका परसेप्शन अलग हो जाता है, आपको वो अलग लगती है। तो ऐसा भी हुआ कि मुझे चेंज करना पड़ा कि नहीं, तुम्हारा टारगेट वो नहीं है, उसके 5 मीटर दाहिनी तरफ वो तुम्हारा टारगेट है। अगर मान लो मैं अलाउ करता कि वो 5 मीटर जो बाईं तरफ देख रहे थे उसमें सिविलियंस थे, तो मैंने कंफर्म किया कि हाँ मुझे बताओ, डिस्क्राइब करो कौन सी हट देख रहे हो। तो उन्होंने डिस्क्राइब किया, तो मैंने कहा नहीं वो नहीं है, ये वाला है। उसके बाद में 2-3 बार चेक करके कि हर एक आदमी वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ, उसके बाद में देन आई सेड ओके, एक्शन स्टेशन एंगेज। So we engaged, and we maintained the surprise. They retaliated, but we were very accurate, and they were cut down. And then we went in, and इंजर्ड था वो लेडी, वॉज इंजर्ड, उसको IV वगैरह लगाया, डक्सा लगाया, और खून वून रोक के उसको एवेक्यूएट किया, हॉस्पिटलाइज किया, और जो चले गए वो तो चले ही गए। फिर वी मॉप्ड अप द टारगेट और केम बैक। दिस पर्सन हु वाज इंजर्ड, ही स्वैम अक्रॉस, उसके 6-7 गोली लगी थी, एंड वो घास पकड़ के लटक गया, नीचे कूद गया और पानी में लटक गया। बाद में मैंने बात करी उससे, मैंने कहा भाई तू क्या, मैंने कहा पहले तो भाई गजब, 7 गोली लेके अगर तू जिंदा रह गया और तू बाहर आ गया, तो आई अप्रिशिएट योर ब्लडी जिजीविषा, जो बोलते हैं जीने की इच्छा। और तो कहता सर मैं तो कूदा पानी में और मैं तो घास पकड़ के लटक गया, और जब आप लोग निकले फिर मैं बाहर निकला, फिर मैंने अपने आप को घसीटते हुए, फिर ये कोई मेरे को नाव वाला मिल गया, फिशरमैन, उसको रिक्वेस्ट करी, वो मेरे को लेके गया, फिर किसी क्लिनिक वाले से फर्स्ट एड कराई, और फिर वो अपने घर पे था, मतलब ही वाज अगेन इन अ बैड शेप। गुड दैट ही वाज कॉट। आई थिंक उसका पाँव एम्प्यूट हुआ, तो बट ही सर्वाइव्ड। सो ये ऑपरेशन हुआ था, तो उसमें एंड वी रिकवर्ड लार्ज अराउंड 12-13 करीब हथियार मिले थे, 3000, मोर देन 3000 राउंड्स, weapons of all sorts, AK-47, M16, Lethord gun, RPD, 60 mm mortar, RPG, everything was there. So, and fire lasted only 4 minutes. So that was the training, that was the training, and surety in the heart of boys कि we are going to prevail. अक्सर स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस ऐसे ही होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन, ऐसे ही होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन। एंड हमेशा किसी भी कंट्री की स्पेशल फोर्सेस के अगर तुम इतिहास उठा के पढ़ोगे तो स्पेशल फोर्सेस आर यूज फॉर प्रिसीजन स्ट्राइक्स, एंड प्रिसीजन स्ट्राइक्स कैन नॉट बी नेवर एंडिंग, इट हैज़ टू एंड, स्ट्राइक कम बैक, गो स्ट्राइक कम बैक, बिफोर एनीवन रियलाइज कि हुआ क्या। तो वो स्पेशल फोर्सेस होते हैं, वही स्पेशल ऑपरेशन होता है, एंड और ये सब जो जितने भी स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के ऊपर होता है, एक्यूरेट इंटेलिजेंस के ऊपर होता है। इन्फॉर्मेशन आती है, उसको इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करते हो, एनालिसिस होता है, फिर प्लान बनता है, फिर उस प्लान पे रिहर्सल्स होते हैं, फिर वो इम्प्रूव होता है। ऑपरेशन आपको लगा कि वो क्या ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उसके पीछे मेहनत इतनी होती है, अपनी तरफ से पूरा हर कंटिजेंसी को ट्रेन करके आप अंदर जाते हो, और फिर भी हो सकता है कि रिजल्ट ना मिले जो आप चाहते हो, क्योंकि अगला भी लड़ने वाला है, उसने भी पिचकारी थोड़ी है, मैगजीन में पानी नहीं भरा हुआ है, उसके भी गोलियां हैं, वो भी लड़ते हैं। वही फन है वही मजा है, वही युद्ध है। You want a challenge in front of you? Say again? In combat, you wish for a challenge in front of you? Absolutely. जो भी स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करता है वो चैलेंजेस के लिए ज्वाइन करता है। स्पेशल फोर्सेस में कोई गया और गोली नहीं देखी, ऐसा कोई है ही नहीं।
सबसे चैलेंजिंग टेरेन कौन सी लगी है? सारी टेरेन अपने आप में चैलेंजिंग हो सकती है। मैंने तो ऑपरेट किया है नॉर्थ ईस्ट में एंड JNK में और ग्लेशियर में और सब सेक्टर नॉर्थ जहाँ मैं ब्रिगेड कमांडर था। तो हाई एल्टीट्यूड के अपने चैलेंजेस हैं, जंगल के अपने चैलेंजेस हैं, पर क्या होता है ना कि आप हर जगह के लिए आप उस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आप ट्रेन होते हो। तो आपके पास में वो सारा सामान होता है और सारे तरीके होते हैं कि उस टेरेन में आप ऑपरेशन कर लेते हो। वही तो करने के लिए बने हैं। कोई ऐसा फ्रस्ट्रेटिंग टेरेन था इन योर मेमोरी? नहीं, फ्रस्ट्रेटिंग तो कुछ भी नहीं रहा। फ्रस्ट्रेटिंग थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि जैसे ईस्ट में हमने जब ऑपरेशंस किए तो जो ग्रुप्स थे उन्होंने सारे ट्रैक्स के ऊपर, उनको पता था फौज यहाँ से आएगी, तो उन्होंने आईडी लगा रखी थी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। तो परफोर्स हमको नाले में चलना पड़ता था, कई किलोमीटर हम लोग पानी के नाले में चलते थे, जिससे हमारे पूरे पाँव ना वो बिल्कुल जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, स्किन सॉफ्ट हो जाती है और ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं। तो उस तरीके का हाल हो जाता था। तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता था कि मतलब ट्रैक पे चल ही नहीं पाते थे हम। बट वो अपने आप फिर वो चैलेंज है, वो भी लड़ाई का मैदान है। तो लड़ाई के मैदान में फूलों की सेज तो नहीं मिलेगी कहीं पे। प्लस लीचेस भी, उसमें 100 लीचेस एक पाँव के ऊपर आराम से। अंदर और भी इंटरेस्टिंग पार्ट्स में भी लीचेस मिली हैं। कहीं पे घुस जाती है, फिर एक दूसरे की निकालते हैं। नमक डाल के निकालते हैं। गॉड। और कुछ सीनियर्स थे हमारे, वो सिगरेट से निकालते थे और सिगरेट से लीच निकालते ऐसे भी लगा देते थे। स्पेशल फोर्सेस मैन। वाओ। With respect to the terrains, I have to obviously ask you about wild animals. Any memories? वाइल्ड एनिमल, एलिफेंट बहुत देखे हैं। जंगली, हाँ, जंगली हाथी। तामलपुर मानस टाइगर रिजर्व है, तो वहाँ पे टाइगर भी देखे वहाँ पे। हाँ, मतलब टाइगर को भी पता होता है कि दीज आर आर्म्ड मैन, दे आर डेंजरस। एनिमल knows that there is a person with weapon. He knows. He won't come near. So we ऐसे चल रहे थे तो सडनली मेरे को दिखाई दिया टाइगर पॉ। तो और उसमें मतलब वहाँ पे गीला था, मतलब जो पगडंडी और जो ग्राउंड था गीला था, तो पानी उसमें भर रहा है। मतलब जैसे आप पाँव रख के जाओ तो पानी, तो मैंने कहा ये तो अभी गया है। 2 पॉज, बाकी तो वेजिटेशन था तो दिखा नहीं। मैंने लड़कों से बोला, मैंने कहा बड़ी अभी गया है यहाँ से। एंड देन वी हर्ड द ग्रंट एंड सडनली द बुशेस पार्टेड एंड वी सॉ अ टाइगर डैशिंग आउट. He was not attacking us, he was just running away. He knew that these are dangerous people because all of us were armed to the teeth. And similarly हम एम्बुश वगैरह लगाते थे तो रात में हाथियों का मूवमेंट होता था, तो फिर हम उसके लिए मशाल जलाते थे। एम्बुश ओवर, निकाले मशाल जला के बैठ गए, तो आग लग रही, फिर उधर हाथी नहीं आता। तो ऐसे तो बहुत है। बाकी बाइसन्स और गौर वगैरह काफ़ी देखे हैं। हाई ऑल्टीट्यूड में कॉम्बैट एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके? हाई एल्टीट्यूड में मेरे कॉम्बैट एक्सपीरियंसेस जंगल में, कुपवाड़ा वगैरह में, दैट इज़ हाई एल्टीट्यूड नहीं है वो। और हाई एल्टीट्यूड में मैं ब्रिगेड कमांडर था सब सेक्टर नॉर्थ में, तो कॉम्बैट लाइक सिचुएशन थी, कॉम्बैट नहीं था। और टेंशन थी और प्रिपरेशंस थी, ट्रेनिंग थी, लेकिन कॉम्बैट नहीं था। मैंने ब्रिगेड टेक ओवर की थी गलवान इंसिडेंट के बाद में। गलवान में जो भारत चाइना का जो मुकाबला हुआ था आपस में, उसके बाद में मैंने ब्रिगेड 81 ब्रिगेड में कमांड करने गया था। तो तब तक सिचुएशन जो थी तनावपूर्ण थी, लेकिन दोनों तरफ ने काफ़ी वो दिखाया संयम, और अब जो है वो समझौता हो गया। पर सिचुएशन बिल्कुल तनावपूर्ण और कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस तरीके का था, और उसके लिए हम प्रिपेयर करते थे। वही कंटिन्यूस ट्रेनिंग। गलवान एज अ रीजन कैसा है सर? ड्राई एरिड डेजर्ट है वो, एरिड डेजर्ट है।
नदियां हैं, गलवान श्योक रिवर बहती है और कई ट्रिब्यूटरीज जो श्योक में आती हैं वो हैं, ग्लेशियर्स हैं, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। बड़ा सुंदर इलाका है, बड़ा सुंदर इलाका है। और वो काराकोरम मतलब ये सिल्क रूट था। जी कनिष्क जो थे, सम्राट कनिष्क सेकंड एडी, तब ये रूट बना था और मैं उस रूट पे चला हूँ, मैंने भी घोड़े चलाए हैं अपने उस रूट के ऊपर। तो वो रास्ता अभी तक है जो 1950 में चाइनीज़ ने बंद किया, तब 1950 तक वो रास्ता चलता था। और दौलत बेग ओल्डी एक जगह है, डीबीओ कहते हैं। तो दौलत बेग जो था सुल्तान सैयद खान, ही वॉज बाबर्स ब्रदर, बाबर का भाई था वो, कज़न। और उसने काराकोरम पास से आके बाल्टिस्तान में अटैक किया और बहुत बाल्टीज़ को उसने मैसेकर किया था। और जब वो वापस जा रहा था तो वहाँ पे वो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो गई, उसको हापो हो गया और वो वहाँ मर गया। तो इसलिए उसको बोलते हैं दौलत बेग ओल्डी, ओल्ड रिच मैन डाइड हेयर। और कहते हैं कि उसका खजाना भी यहाँ पे है। तो लोग बागों ने बहुत ढूंढा है दौलत बेग ओल्डी का खजाना, लेकिन मिला नहीं किसी को। और बड़ा बहुत ऐतिहासिक जगह है वो काराकोरम पास और ये वाला इलाका। चाइनीज सोल्जर्स के साथ कभी इंटरेक्शन हुई है? इंटरेक्शन होता था हमारा। वो इंग्लिश में बात कर लेते? इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर के थ्रू बात होती है। व्हाट इज द वाइब दैट दे हैव? हाँ, प्रोफेशनल आर्मी, दे आर प्रोफेशनल आर्मी ऑफिसर्स। एब्सोल्युटली। ओके। प्रोफेशनल आर्मी एंड whatever is their policy, whatever is their thought process, they are very very doggedly behind that, as we are. It is very natural. है म्यूचुअल रिस्पेक्ट है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एब्सोल्युटली, बोथ साइड। सोल्जरली ये सोल्जर का होता है, एक सोल्जर दूसरे सोल्जर की रिस्पेक्ट करता है, चाहे वो दुश्मन के खेमे में हो, लेकिन जो आदर का भाव है वो रहता है। Is it fair for me to ask you about features about the Chinese army, sir? फीचर्स As in उनके कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं एज अ कलेक्टिव? हाँ, मतलब सब एक तो फिजिकली फिट है और एक जैसे हैं, बॉडी जैसे कि एक ही मशीन से निकाला है किसी को, तो उस तरीके से हैं। और यूनिफॉर्मिटी है, जूते से लेके टोपी तक सब यूनिफॉर्म है। और इक्विपमेंट वगैरह काफ़ी उन्होंने काम किया है उस पर, तो अपने सोल्जर को अच्छे से इक्विप किया हुआ है। और जो उनका कंडक्ट है काफ़ी प्रोफेशनल कंडक्ट है। जो रेस्पॉन्स जब भी आता है, हमारा रेस्पॉन्स है तो उसके पीछे पीछे चाइनीज़ रेस्पॉन्स भी आता है, उतनी ही मेजर में आता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग आता है। और एनिमी वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट, और अपोनेंट, आई वुड से नॉट एनिमी, अपोनेंट वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट। सर मैं आपसे दो अलग एसएफ की जनरेशंस के बारे में पूछना चाहूँगा, आपकी जनरेशन और आपकी जनरेशन। फर्क है, सिमिलर है, इज इट एन एक्सटेंशन ऑफ द सेम? अब की जनरेशन में टेक्नोलॉजी आ गई है, और जो हमारी जनरेशन थी और हमसे पहले वाली जनरेशन थी वो हार्डकोर थे, मतलब वो दे वर वेरी most of the time into the physicality of it. Today's generation is mind and body both. Mind and body हम भी थे और हमारे पहले वाले भी थे, but we were टेक्नोलॉजी थी नहीं जी। अब की जनरेशन को चैलेंजेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जो अपोनेंट है, जो दुश्मन है, वो भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गया है और लीथल हो गया है। तो अब की जो जनरेशन है वो फिजिकलिटी तो डील कर ही ली है, फिजिकली ही हैज़ टू बी देयर टू डिलीवर द वायलेंस, एंड देन व्हाइल ही इज देयर डिलीवरिंग द वायलेंस, ही आल्सो हैज़ टू बी very very proficient with the technology. He cannot be the one, he doesn't know about communication. He has to be very good with communication, he has to be very good with demolitions, he has to be very good with algorithms which are required to be decoded. He has to be very good with satellite imageries. He has to know everything about UAV operations, because UAV has become part and parcel of each unit. He has to be very good with all the weapon systems, advanced weapon system. Sniper rifles are so technical these days, you know. So present generation job is much more challenging than us. क्यों सर? Why sniper rifles are more technical now? Yeah. क्या होता है? The scopes are better. Okay. And when you get high power scopes and high
capability scopes, it is a technology. Now the zeroing has to be there, the how you aim, that has to be perfect. You have to sync your physical ability with the technology. Then only technology will work. आपने टेक्नोलॉजी लेके आगे लेकिन करना कुछ नहीं आता तो कैसे करोगे? तो आपको नॉलेज होनी पड़ेगी, ज्ञान होना पड़ेगा आपको, और ज्ञान के लिए पढ़ना पड़ेगा. बहुत वाइड सवाल है, ठीक है, एंड आई डोंट नो हाउ यू विल आंसर इट, बट आम जनता अगेन हथियारों के बारे में क्या नहीं जानती. हथियार को भी जीना होता है. अब हम कहते हैं कि हथियार तभी चलेगा जब हथियार आपकी शरीर का हिस्सा है. हमारे को जब ट्रेनिंग दी जाती है और स्पेशल फोर्सेस में स्पेशली, हथियार तभी आप चला पाओगे जब हथियार आपके शरीर का हिस्सा है. मतलब आप हथियार को के साथ में 24 घंटे हो, और 24 घंटे अगर हथियार आपके साथ नहीं है तो आप हथियार का उस डेक्स्ट्रिसिटी से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, निपुणता से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे. अगर आप निपुणता से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे तो आप मर गए, क्योंकि जो आदमी आपसे ज़्यादा निपुण है वो मार देगा. तो सिविल में तो लोगों को पता ही नहीं हथियार क्या होता है, नहीं मालूम. आपके टाइम में आपका फेवरेट हथियार कौन सा था? एक VZ-58 राइफल हुआ करती थी, चेकोस्लोवाकियन, वेरी लाइट, 2.9 kgs. दैट वाज माय फेवरेट वेपन. क्यों? लाइट, एक्यूरेट एंड लीथल, लाइक वेरी एक्यूरेट. ओपन साइट से ही करता था मैं. एंड देन फॉलोड बाय वी हैड बुल्गारियन AKs आई थी, तो वो दैट बिकेम. फिर एक नाइट साइट आई थी, नोगालाइट, उसको हमने ज़ीरो करी थी. सो I zeroed my rifle with Nogalite, and it became very deadly accurate. So my senior subaltern, who is no more, who died in a battle, so he would steal my rifle and take for operation कि तू मेरी rifle दे मेरे को. तो because I used to take care of my zeroing, मैं उसको अपने पास रखता था बिल्कुल. तो but he would very very like a brother to me, Vivek Singh Bhandral, and in one of the encounter he dropped 3 terrorists with 3 shots. With my rifle. So, like that. So, the term mental strength, आप इस term को कैसे समझाओगे to the audience, and especially over the course of being a veteran, having served in the special forces, क्या mental strength बढ़ी है हर साल? Mental strength वो चीज़ होती है जो आप किसी कोई लक्ष्य ले लेते हो, ठान लेते हो, और फिर जब तक वो पूरा ना हो पीछे नहीं हटते हो, उसको पूरा करके ही दम लेते हो. चाहे कोई भी अड़चन आ जाए, आप लगे रहते हो. उसे मानसिक शक्ति बोलते हैं, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ ही वो ताकत है, मानसिक शक्ति ही वो ताकत है जो आपको किसी भी लक्ष्य को पूरा करने में काबिल बनाती है और आप लक्ष्य पूरा कर पाते हो. तो उसको मैं मानसिक शक्ति बोलता हूँ कि एक बार जो सोच लिया वो करके रहना है, और उसमें चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसको पाके रहना है, तो वो मानसिक शक्ति होती है. उस जो आपको वो करने के लिए प्रोपेल करती है वो मानसिक शक्ति कहलाती है. और स्पेशल फोर्सेस में आने के बाद और जो स्पेशल फोर्सेस में जो जीवन जिया उससे बहुत बड़ी है. प्रोबेशन जो हमारा होता है वो पूरा प्रोबेशन ही ऑर्गेनाइज ही ऐसे होता है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को पहले तो चेक किया जाए और धीरे धीरे आपको ऐसे फोर्स किया जाए कि आपकी जो मानसिक शक्ति है वो अलग ही दर्जे की हो. और जब आप प्रोबेशन करके ख़त्म करते हो और जब आप या तो सेलेक्ट होते हो या रिजेक्ट होते हो, रिजेक्ट होने वालों की भी बढ़ी हुई होती है, और जब आप सेलेक्ट होते हो तो आपको लगता है कि अरे अगर मैंने ये कर दिया तो ये तो मायात का खेल है. तो स्पेशल फोर्सेस का प्रोबेशन आप में वो मानसिक शक्ति को और विकास करता है और निखारता है. पहले तो टेस्ट करता है कि इसमें वो बेसिक मानसिक शक्ति है कि नहीं, ये बिखरता तो नहीं है, जब जहाँ प्रेशर डाला वहाँ बिखरता तो नहीं है, और वो बिखर नहीं रहा है, वो लगा हुआ है, उसको हम सोने नहीं दे रहे, उसको हम कंटिन्यूस फिज़िकल स्ट्रेस में रख रहे हैं, उसका हर रोज़ 20 किलोमीटर दौड़ रहा है, 40 किलोमीटर दौड़ रहा है, रात में सोने नहीं दिया जा रहा है, पानी के अंदर पनिशमेंट दिया जा रहा है, और फिर उससे प्रेजेंटेशन देने को बोला जा रहा है, उस मानसिक फिर उससे बोला जाएगा कि तुम्हारा टेस्ट है, अब उसके गणित के सवाल दिए जा रहे हैं, डेमोलिशन का फार्मूला दिया जा रहा है कि अभी इसको हल करो. कभी ये उसका कोई रूटीन नहीं होता है, उसको उसी क्षण बताया जाता है कि अभी पहले रूटीन पूरा बना होता है, कि एक व्यवस्थित होता है प्रोबेशन, लेकिन प्रोबेशनर को पता नहीं होता कि उसके साथ अगली बार आगे क्या होने वाला है.
वो जो उसका प्रोबेशन इंस्ट्रक्टर है वो उसको बताता है, तो वो एक वो भी मानसिक टेंशन है कि अभी मेरे साथ क्या होगा, और फाइनली ऐसा होता है कि आप उसकी चिंता करनी बंद कर दे, जो होगा देखा जाएगा। फेयर टू से कि डेफिनेटली एक फिजिकली ग्रूलिंग एक्सपीरियंस तो होता ही है, हाँ। उसके साथ साथ मेंटली ग्रूलिंग एक्सपीरियंस का एक एलिमेंट होता है अनएक्सपेक्टेडनेस की वजह से। अनएक्सपेक्टेडनेस की वजह से होता है। फिर आपको कई टास्क दिए जाते हैं, आप थके हुए हो बिल्कुल, आपको सोने नहीं दिया गया है, और आपको कठिन रूट मार्च करा के लाया गया है, दौड़ा के लाया गया है, आपको मिक्स मार्शल आर्ट की आपकी क्लास हुई है, अभी पिटे हुए हो आप, आपके घूंसे पड़े हैं, आपके लातें पड़ी हुई हैं, फिर आपसे बोला जा रहा है कि अभी तुम्हारा सीईओ साहब के सामने प्रेजेंटेशन है या प्रोबेशन ऑफिसर के सामने तुम्हारा प्रेजेंटेशन है, और इस सब सब्जेक्ट पे आपको बोलना है, तो अभी आपको पढ़ना है, और फिर आपको अपने आप को तैयार करना है कि जाके मैं बोलूँगा, और आपको एक कोहेरेंट मैनर में, आपको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अपने विचारों को प्रकट करना है। तो आप सोए नहीं, आप दौड़ के आए हो, आपकी में पिटाई हो रखी है, लगी हुई है, क्योंकि नए आदमी को तो कोई भी पीटता है, और उसमें फिर आपको बोल रहे हैं कि अभी तुम जरा प्रेजेंटेशन दो, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो। कॉमनैलिटी क्या होती है हर कमांडो के दिमाग में? नेवर 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 गिव अप, वो मेंटालिटी। वो मेंटेलिटी, छोड़ूंगा नहीं, बस वो है। बट ये पता है, सुनकर ना बहुत सारे लोगों को लगेगा कि हाँ मेरी भी मेंटालिटी यही है। अच्छी बात है, हर एक इंसान में है वो, मतलब जी। भाई इंसान जहाँ तक पहुँचा है वो, क्योंकि कोई लोग लगे हुए हैं नेवर 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 गिव अप में, तभी ये जो हम आज जो क्रीचर कंफर्ट जो देख रहे हो, बहुत लोगों ने काम किया है, ये ऐसे थोड़ी हुआ है। माइक लगे हुए हैं, ये लाइट आ रही है, ये बिजली, ये पानी, ये रोड, ये रेल, ये हवाई जहाज, ये किसी के नेवर 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 गिव अप का ही नतीजा है कि यहाँ पे इंसान पहुँचा हुआ है। जी। मेरे ख्याल से आपकी भी नी इंजरीज हैं। हर जगह है, हेड इंजरी, मेरे ब्रेन हेमरेज हो रखा है, मेरे अच्छा। ACL टीयर इधर है, फिबुलर हेड फ्रैक्चर है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है, थोराकिक 7, 8, 9 है, L4, L5, S1 गई हुई है, L2 फ्रैक्चर है, और भी काफ़ी सारी हैं। ये सब ऑपरेशंस की वजह से? कुछ ऑपरेशन, कुछ घुड़सवारी में गिर गए, कभी पहाड़ से गिर गए, कभी कुछ वीकनेस शरीर के अंदर डेवलप हो गई तो ब्लैकआउट हो गया, तो वैसे गिर गए, और स्प्लिंटर लगा, उसकी इंजरी है 99 में। स्प्लिंटर कहाँ लगा? यहाँ पे लगा पीछे, और बाद में पता लगा 2014 में मेरे स्प्लिंटर निकले। तो मतलब यू कैरिंग इट? हाँ, आई वाज कैरिंग इट फॉर हाउ मेनी इयर्स? कितना लगा लो, 99 से 2014 तक, और पता ही नहीं लगा। ये 15 बहुत साल। माइन बहुत छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स टाइप थे, वो निकले। डू यू रिमेंबर कि 99 में एग्जैक्टली हुआ क्या? हम आरटी फायर के अंडर में आए थे और दौड़ के कवर लिया, और उसके बाद जब फायर उठा, तो जब मतलब लिफ्ट कहते हैं, फायर लिफ्ट हो गया, दुश्मन का फायर बंद हुआ, तो फिर जब निकले बाहर तो बंदों ने बोला साहब खून निकल रहा है, तो देखा तो वो तो ऐसे ऐसे चीरा था कुछ ज़्यादा नहीं था, तो टिंचर आयोडीन लगाई, उसके बाद में भूल गए, ठीक हो गया वो। और फाइनली वो प्रॉब्लम शुरू हुई 2014 में आके। क्या? ये बॉइल से निकलने शुरू हुए, हाथ पे इधर, यहाँ पे, तो वो फिर निकाले गए, ऑपरेशन होके बाहर मेरे पता नहीं था, तो बाहर जाके ऑपरेशन कराया तो उसमें वो निकले, और जब बायोप्सी हुई तो पता लगा स्टील है। 15 साल वो स्टील आपके बॉडी में रहा? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स। हाँ, ऐसे होता है, और बॉडी का वो एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है कि चारों तरफ ना वो फाइब्रॉइड्स बना लेती है, मतलब एक मसल्स का वो टिश्यूज़ का वो प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है, तो दैट बिकम्स लाइक कोटिंग एंड जैसे चना नहीं होता उस टाइप का एक ऐसे इस टाइप से हो जाता है, गांठ टाइप हो जाती है। आपने कहा 99 में आर्टिलरी? 99 इज दिस कारगिल? कारगिल में, हाँ, कारगिल वॉर में। बट आप कमांडो थे तभी भी? हाँ, स्पेशल फोर्सेस में था, आई वाज अ कैप्टन दैट टाइम। आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू आस्क दिस, बट अक्सर ना जब हम कारगिल के बारे में सोचते हैं, वी थिंक अबाउट इन्फेंट्री, वी थिंक अबाउट द सोल्जर्स, यू डोंट यूजुअली प्लेस स्पेशल फोर्सेस अलोंगसाइड द थॉट ऑफ कारगिल, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस इज एसोसिएटेड विद precision based operations, efficiency based operations. They operate in stealth, at least that is the public image. But एक्चुअल वॉर में भी स्पेशल फोर्सेस का बिल्कुल एक्चुअल वॉर में ही होता है ज़्यादातर रोल, एक्चुअल वॉर में होता है, और फिर वो उसको उतना पब्लिसाइज नहीं किया जाता,
all these precision strikes, everything cannot be divulged. So that is why the operations are called special ops, and the forces which conduct these operations are called special forces. And after the operations are over, and whenever it is declassified, then they come in form of book, and they become part of military history. But when the operation is being planned, operation is being delivered, being conducted, and many years after that, they are kept under, classified category. Can we talk about your life right now? हाँ बिल्कुल. आप बहुत एक्टिवली स्काई डाइविंग कर रहे हो. स्काई डाइविंग मेरा पैशन रहा है, और आर्मी से शुरू हुआ, बिकॉज इन स्पेशल फोर्सेस वी डू कॉम्बैट फ्री फॉल कोर्स. तो मैंने किया, और उसके बाद में मैं कमांडर रहा पैरा ट्रेनिंग स्कूल का. एक सरसावा में एक स्कूल है पैरा ट्रेनिंग स्कूल, उसमें मैं कमांडर रहा. तो मैंने पैराट्रूपर्स को ट्रेन किया है. आई डोंट थिंक आम जनता ये समझती है कि कमांडोज को स्काई डाइविंग की स्किल क्यों सीखनी पड़ती है. लाइक इट माइट बी वेरी ऑब्वियस टू यू, बट कैन यू एक्सप्लेन इट वंस? ये एक मेथड होता है कोवर्ट इन्फिल्ट्रेशन का. लाइक अगर आप पैराशूट, आप हाई एल्टीट्यूड के अंदर हाहो बोलते हैं, हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग जंप्स, इट इज़ ओपनली अवेलेबल. व्हाट इज़ हाहो जंप, आप नेट पे टाइप करोगे, आपको पूरा का पूरा वो आ जाएगा. तो से यू जंप एट 30,000 फीट and you open your parachute at 28,500 feet. So you can travel at least 35 to 40 kilometers if the winds are favorable or nil. Winds are behind you, like winds are pushing you. If winds are pushing you, you can go 45 kilometers, 45, 50 kilometers. And if winds are nil, you can at least go 30, 35 kilometers inside the enemy territory or inside the contested territory without getting noticed by any radar, by anyone. It is that potent a method of इन्फिल्ट्रेशन. एक और छोटा सा सवाल है, जो नॉर्मल कमर्शियल स्काई डाइविंग होती है उसकी हाइट क्या होती है वर्सेस द स्काई डाइविंग दैट कमांडोज गो अबाउट? नॉर्मल कमर्शियल स्काई डाइविंग मैक्स 15,000 फीट. ओके. जो कि बहुत कम कंट्रीज में होती है. यूएस में 15,000 फीट टच करते हैं ये लोग. अदरवाइज द जनरल एक्सेप्टेड इंटरनेशनल नॉर्म इज 13,500 फीट. ओके. 13,500 फीट इज द हाइट फ्रॉम वेयर दिस नॉर्मल स्काई डाइविंग इज डन, वेदर इट इज solo jump or free fly or tandem jump. लेकिन जो मिलिट्री जंप्स होते हैं हाहो, दे आर एज हाई एज 35,000 फीट. 35,000 फीट ऑक्सीजन जंप्स. So you jump at 35,000 feet, open your parachute at 33.5, and thereafter you travel under the canopy in the night on the compass, on the GPS. You infiltrate. ट्रैवल अंडर द कैनोपी मतलब कैनोपी खुली हुई, एंड देन यू आर जस्ट ग्लाइडिंग इनसाइड. पैराशूट खुला है. पैराशूट खुला है, तो पैराशूट ग्लाइड करके ले जाता है आपको. ओके. एंड इट डजंट हैव एनी रडार सिग्नेचर बिकॉज़ इट इज सो स्मॉल एंड हार्डली एनी मेटल. तो ये सिर्फ नाइट में होता है? ऑल्टीट्यूड नाइट ऑल्टीट्यूड 30,000 फीट का होता है. 30,000 फीट, 25,000 फीट टू 30,000 फीट. पीपल हैव डन 35,000 पे भी किया. और ऑक्सीजन मास्क पहन. ऑक्सीजन, एवरीथिंग ऑक्सीजन. यस. Okay. It's a very different operation in itself. You have to be physically, physiologically, psychologically, mentally on a very different level to be a combat free faller of that nature. क्यों? You see, when you are jumping in the realm of 35,000 feet, first of all you need to acclimatize. So it is not a operation कि आप बैठे और चले गए. You have to be acclimatized. You will be going in high altitude area, you will acclimatize, and then you are ready for the operation. And you jump at say 30, for the example, let's keep 30,000 feet. So 30,000 feet is higher than Everest. All of a sudden you are at 30,000 feet and you are jumping out. So but you are taking oxygen. But now for that, when you go to there is a thing called pre-breathing. So you pre-breathe oxygen, pure oxygen आप लेते हो, और आप अंदर से मतलब आपका प्री ब्रीदिंग करके योर सिस्टम इज एक्लिमेटाइज टू जंप एट दैट ऑल्टीट्यूड, एंड देन यू कम टू बेल आउट सिस्टम. PBOs बोलते हैं उसको, पर्सनल बेल आउट सिस्टम. आपका प्री ब्रीदिंग कंसोल हटा देते हैं, एंड देन यू आर ऑन द बॉटल, बट इट इज प्योर ऑक्सीजन विच यू आर ब्रीदिंग. ओके, देयर इज नो नाइट्रोजन इन दैट, प्योर ऑक्सीजन. एंड देन यू जंप. जो कमर्शियल फ्लाइट्स होते हैं उनकी हाइट क्या होती है? 36, 35, 36. या
नहीं 35,000 पे भी हुआ है कॉम्बैट फ्री फॉल, नॉट दैट आई हैव डन, बट आई नो द एग्जांपल्स दैट पीपल हैव जंप्ड एट 35,000 फीट आल्सो, देयर आर पीपल। आपने मैक्स किस हाइट? 25। धरती कैसे दिखती है? ऊपर से थोड़ा सा कर्वेचर दिखता है व्हेन यू आर एट दैट ऑल्टीट्यूड, थोड़ा सा डिटेल्स दिखते हैं? हाँ दिखते हैं। बट क्या डर फील होता है? नहीं कुछ नहीं, नथिंग। वो इतना ज़्यादा आप ट्रेनिंग करते हो, इतनी ज़्यादा ब्रीफिंग्स हो जाती हैं, देन इट बिकम्स अगेन सर्वाइवल, दैट इफ़ यू आर नॉट अलर्ट यू कांट सर्वाइव। सो द माइंड इज सो फोकस्ड दैट नथिंग, एंग्जाइटी इज देयर, बट एंग्जाइटी इज ऑफ की टारगेट पे पहुंचना है, इट्स नॉट अबाउट द जंप, कि टारगेट पे पहुंचना है रात में। सो दैट इज द इशू। सो वो करते हैं। So let me just make sure I'm getting this straight. So basically जब आप उतनी ज़्यादा हाइट से जंप करते हो, especially keeping an operation in mind, अगर ये एक enemy camp है, वो शायद आपके जंप को नोटिस भी नहीं करेंगे। नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतने छोटे हो उनके आईसाइट से। बिल्कुल यही लॉजिक है। यही लॉजिक है। This is the logic of high altitude jumps. Yes. तो mainly it is for stealth. Then is that travel. Like if you jump at that altitude, so you have the height, and you can travel under the parachute, you know. And every 1,000 feet is 1 kilometer. मतलब say you have jumped at 30,000 feet. By the time you touch the ground, if it is nil wind, you will cover 30 kilometers. Okay. So 1,000 feet you are descending, you are going 1 kilometer. Okay. Like that. समझा। So it's simple, very simple calculation. पर आपने क्यों कहा कि साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा टेस्टिंग होता है? Because psychologically and physiologically, एक तो बॉडी की फिजियोलॉजी, you have to be so fit that you can undertake that kind of rigors of the altitude. जी. And psychologically is that you have to be so strong mentally. You have to be so strong, first of all, to undergo the rigors of that kind of training. And then you know the risk that at that altitude anything can happen. Jumping is 1% of the operation. So, and that if you see, surviving in that at that altitude, in that minus temperature itself is a very big thing. So for that you have to be psychologically prepared for a thing which is not even 1% of the operation. क्योंकि ऑपरेशन तो आपने पूरा जाना है वहां पे जाकर और वहां लड़ना है, वो है ऑपरेशन। ये तो सिर्फ है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप जा रहे हो। ये तो जैसे है कि गाड़ी चला के आप कहीं पहुंच रहे हो, वही इतना मुश्किल है। तो आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी डिफरेंट साइकोलॉजिकली, वेरी वेरी डिफरेंट फिजियोलॉजिकली, वेरी वेरी डिफरेंट मेंटली। तो वो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन है कि आपको सब चीज का परिणाम क्या होगा अगर कुछ चीज गलत होती है, वो सब कुछ जानते हुए भी पहले तो आप ट्रेन कर रहे हो। उस ऑपरेशन में जाने के लिए उससे टफ ट्रेनिंग हो जाएगी। ट्रेनिंग में कुछ इंसिडेंट हो जाए उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं रादर देन कुछ ऑपरेशन में हो, क्योंकि वहाँ पे आप जोपाड़ी नहीं डाल सकते, क्योंकि एक भी बंदा इधर उधर चला गया तो ऑपरेशन फेल है। तो इतनी टफ ट्रेनिंग होती है, तो आपको हर तरीके से तैयार होना पड़ता है। कभी आपको हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस हुआ है? नहीं, मुझे नहीं। कभी नहीं। I was very comfortable on the mountain. Mountains have been kind on me, and I found myself to be very, very adept. Like I never had any headache, or I continuously मैं high altitude में रहा हूँ और लंबे लंबे टाइम तक रहा हूँ, और कई बार प्रोसीजर ना फॉलो करते हुए बिना एक्लिमेटेशन के भी ऊपर पहुँच गया हूँ। लेकिन नहीं करना चाहिए, गलत है। लेकिन मेरे साथ मैं, क्योंकि मुझे अपने शरीर का पता है, आई हैव बीन ए फास्ट एक्लिमेटाइजर, मतलब मेरे बॉडी फटाफट एक्लिमेटाइज करती है। ये आपकी नेचुरल एबिलिटी है? नेचुरल एबिलिटी, जो मुझे पहाड़ पे चढ़ने के बाद ही पता लगी कि मैं ये है मेरे में। कभी हेलुसिनेशंस हुए हैं? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं? You've been mentally stable? हाँ, एक बार एवरेस्ट से जब 2001 में नीचे उतर रहा था तो मैं थका हुआ था बहुत सबमिट करने के बाद में। तो मेरा बड़ी था विक्रम बुद्धा ठोकी, फर्स्ट GR का, वो पीछे रह गया। तो मैंने कहा वो पीछे आ रहा है, मैं बैठ जाता हूँ। बैठते ही सो गया मैं। एंड देन आई वॉज ड्रीमिंग यू नो कि कोई मेरे को पता नहीं कहीं उठा रहा है, क्या कर रहा है। फिर मेरी एकदम से आँख खुली
तो मैंने कहा ये टीवी को क्या हो गया, व्हाई इज ही लुकिंग इन माय फेस। देन आई रियलाइज कि आई एम सिटिंग एट साउथ समिट। मुझे लगा कि ये हाँ टीवी कैसे आ गया मेरे सामने ना, त्रिविक्रम मुदट ये क्या कर रहा है, इसको ये मेरे फेस के पास क्या कर रहा है ये। एंड देन इट टुक मी 2 to 3 seconds टू रियलाइज कि आई एम सिटिंग एट। कहता साहब उठो, कहाँ बैठे हो आप, सो रहे हो और खराटे भी ले रहे हो नीचे चलो तो उठा के लाया और मैं साइड में बैठ के सो गया कि साहब ये तो मेरे को दिख गया। आप मैं देख रहा कहाँ गया साहब, कहाँ गया, और आप तो इधर घुस के आप तो सो रहे हो। हैड ही गॉन और मैं वहीं सोता रह जाता, एंड इन स्लीप आई वुड हैव पास्ड अवे, बिकॉज ऑन माउंटेन इफ यू आर सिटिंग एट दैट प्लेस देयर इज अ थिंग कॉल्ड हाइपोथर्मिया। तो आप हाइपोथर्मिक हो जाते हो, एंड इन स्लीप यू गो, इट्स अ वेरी वेरी गुड डेथ, यू डोंट रियलाइज, या गुड डेथ, बिकॉज आप गहरी नींद में सो गए एंड सडनली योर बॉडी टेम्परेचर विल ड्रॉप एंड यू विल पास अवे। लॉट ऑफ पीपल हैव डाइड लाइक दैट ऑन माउंटेन। तो ही शुक मी। अब मैं कह रहा क्या हो गया तेरे को, कह रहे मेरे को नहीं, खुद सो रहे हो बैठ के, चलो। तो लाइक दैट। एज यू ग्रोइंग ओल्डर कोई भी रिलीजियस एंगल है आपके दिल में? हाँ, मैं भगवान में बिलीव करता हूँ, भगवान ईश्वर है, और आस्था तो होती है। जब भी दिन शुरू करने से पहले अपने इष्ट देव को याद करते हैं हमेशा, और तब दिन शुरू करते हैं। पता है, कहते हैं कि कुछ कुछ मार्कर्स होते हैं किसी के व्यवहार में, जिसकी वजह से पता चलता है कि हाँ इनका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रहा है। पर जैसे जैसे दिमाग दिल शांत होते जाता है किसी के स्पिरिचुअल जर्नी के साथ, वैसे वैसे लोगों के इंस्टिंक्ट्स ज़्यादा शार्पन हो जाते हैं। नो, कमिंग टू द लाइफ ऑफ अ कमांडो, आई एम श्योर सर ओवर द इयर्स ऑफ कैरिंग आउट ऑपरेशंस आपका इंस्टिंक्ट शार्पन होते गया? बिल्कुल। And I'm not just talking about combat. I would love to know about the combat aspect also. मतलब मेरे साथ में कई ऐसे इंसिडेंट हुए कि इंस्टिंक्ट ने बता दिया कि अभी यहाँ पे कुछ होने वाला है। जैसे एक बार हम लोग बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे थे, तो एरिया फैमिलाइजेशन कर रहे थे, देख रहे थे, जंगल के अंदर घूम रहे थे। तो मुझे कुछ वेजिटेशन में गड़बड़ दिखाई दी। मतलब ना मेरे को कुछ लगा कि ये ऐसे डालियाँ वगैरह हैं, और एक या दो डालियाँ ऐसे टूटी हुई थी जी। तो मैंने देखा, आगे में थोड़ा गया और कुछ टूटा हुआ मिला, फिर आगे देखा तो फिर नीचे जहाँ पे वेजिटेशन नहीं था, सिर्फ मिट्टी थी, वहाँ पे फुटस्टेप दिख गए, आए हैं और गए हैं। मैंने अपने सीनियर को बोला, मैंने कहा सर ये रखी हुई है, यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होगा। अच्छा, वो जगह पता नहीं लग रहा था कि इन्फिल्ट्रेट कहाँ से कर रहे हैं, हो रहा है लेकिन कहाँ से कर रहे हैं ये मालूम नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जो उनकी जो ट्रेडिशनल रूट्स थे वहाँ से आ नहीं रहे थे, कोई एम्बुश लगा के बैठ रहे थे हम। तो मैंने कहा सर ये यहाँ से आएंगे, आप देखना। तो हमने तदबीज बनाई और वहीं बैठे जाके, तीसरे दिन भिड़ गए, वहीं से आए। तो इंस्टिंक्ट थी। और ऐसे एक बार हमको जाना था टास्क के लिए, तो शाम का समय था, कुछ मुझे मतलब ना, मैं गया अपने सीनियर के पास, सेम सीनियर जिनको मैंने बोला था कि सर यहाँ आएंगे। मैं कहा सर कुछ ना, समथिंग इज नॉट राइट। कि तेरे को क्या? मैंने कहा सर कुछ हो रहा है, समथिंग इज नॉट राइट। बट आपको कैसे पता था? पता नहीं, मतलब अंदर से कि सर समथिंग इज नॉट राइट, आई एम नॉट फीलिंग ओके, नॉट हेल्थ वाइज, समथिंग इज नॉट राइट इन द एनवायरमेंट। तो हम बात कर ही रहे थे, और हमको उसके थोड़ी देर बाद हमको एक पोस्ट की गेट था, उससे निकलना था। तो वो हम डिस्कस ही कर रहे थे, और हमारा वो जो गेट से निकलने का जो समय था वो ओवर हो गया, एंड देन द फायर केम। मतलब इट वाज अ फिदाइन अटैक, एंड वी फॉट ऑन, वी रिपल्स द अटैक, बट देयर वाज समथिंग इन मी टोल्ड मी कि कुछ तो गड़बड़ है आज। सिक्स्थ सेंस, ये जो भी है, मतलब इंस्टिंक्ट, बिकॉज व्हेन यू आर इनटू दैट एंड यू आर थिंकिंग, तो कुछ डेवलप हो जाता है। अच्छा, एक बार ऐसे नहीं, कई हुए, हम गए एक पोस्ट पे, तो हमको पता था कि आईडी लगती है, एक्सप्लोजिव्स लग जाते हैं ग्राउंड के ऊपर। तो पोस्ट कमांडर ने बोला कि यार भाई तू इसे देख लेना, आईडी वाईडी बहुत लगती है यहाँ पे। तो मेरा ड्राइवर था रवि साबले अभी तक मेरे को, तो मैंने अब एक लड़का तो मेरे साथ ही, मेरा बड़ी है प्रमोद शिंदे, ही इज़ विद मी इन स्काई हाई इंडिया। तो मैंने कहा देखा था भाई आईडी लगेगी, 80 की स्पीड से गाड़ी कम नहीं, जोंगा होता था पहले, निशान जोंगा। मैंने कहा भगा नहीं है भाई, फाड़े इससे पहले हमने निकल जाना है, आईडी लगेगी।
आई वॉज सो रेकलेस, आई न्यू कि आईडी लगेगी। मैंने कहा इधर से ही, क्योंकि अभी फटाफट निकलना है, टाइम नहीं है अपने पास में। भगा, तो बैठे गाड़ी में और भगा ही जाऊँगा, आईडी फटी। एंड इट वॉज सो स्ट्रांग कि जो जोंगे का डिफरेंशियल समझता है, जो दो डिफरेंशियल इज टायर और बीच में डिफरेंशियल होता है, दैट इज ऑल मेटल। द स्लग, उसका जो आईडी का ऐसे क्रिएट होता है, जो एक्सप्लोजिव फटता है, तो उसका जो अपेक्स है, जो उसका जो एक्सप्लोजन जो होता है, तो उस मेटल में लगा एंड जोंगा वाज लिफ्टेड ऑफ, और मेरे लड़के सब गिर गए नीचे, और ये प्रमोद वगैरह सब पूरे घायल बुरी तरीके से। मेरे कान में मैंने वो पहन रखा था, पहले हमारे पास VPS Mark 1 करके एक रेडियो सेट आया था, तो उसका ईयर प्लग मैंने लगा रखा था। स्प्लिंटर, सी माई लक, स्प्लिंटर टुक ऑफ द वायर, सिर्फ मेरे प्लग रह गया, वायर उड़ गया। इट कुड हैव गॉन इनसाइड, एंड एज लक वुड हैव इट, नन ऑफ अस lost the life, but we were injured, badly injured. I had only concussion and some minor damage in the eardrum. And Jonga was lifted off, it fell, we all were off the Jonga, niche gire, and then we took cover. Luckily there wasn't any ambush. And the crater was 6 feet deep, around 4 feet in dia. Itna jabardast ID lagi thi. But we all survived. And I knew कि ID फटेगी, and ID फटी. So these kind of instincts you develop. बट ये जो गट फीलिंग की स्किल होती है, इस पर काम किया जा सकता है? काम ऐसे नहीं होगा कि आप गट फीलिंग के लिए काम कर रहे हो। अगर आप उस जिस भी प्रोफेशन में आप हो और आप कंटिन्यूअस उसी के बारे में जी रहे हो, सोच नहीं, आप उसको जी रहे हो, तो वो गट फीलिंग आ जाती है, फिर आपको पता लगने लग जाता है, वो मसल मेमोरी में आ जाता है। I'm saying this with respect, okay sir? Don't mind me just telling you this directly, but 900 पॉडकास्ट से ज़्यादा हमने रिकॉर्ड करे हैं। स्पेशल फोर्सेस वेट्स के साथ हमेशा बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। द कॉन्वर्सेशन, द मेंटालिटी, एवरीथिंग इज जस्ट डिफरेंट। इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग यू दिस, आपके दिमाग के अंदर एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ व्हाट गोज ऑन? मैं एक दिन जीता हूँ, वन डे एट अ टाइम। जो शुरू से वन स्टेप एट अ टाइम, तो मैं एक दिन एट अ टाइम। अच्छा दिन मेरे लिए ये है कि सुबह जल्दी उठना, अपना फिजिकल करना, अपना राइडिंग करना, फिर जंप करना, और दिन पूरा अच्छी तरीके से जी के फिर आप रात को जब सोते हो, तो मैं वहीं तक रहता हूँ। मतलब आई एम नॉट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, वो सब हो रखा है अभी। इट इज़ लिविंग एवरी डे टू द हिल्ट, विच आई हैव बीन डूइंग, एंड आई एम डूइंग द सेम थिंग राइट नाउ। मतलब अब पास्ट और फ्यूचर में नहीं रहते? नहीं, नो पास्ट नो फ्यूचर। जैसे फौज में पहले जब मैं कॉलेज में था तो फौज का सपना देखा, फौज में गए तो SF का सपना देखा, SF में आए तो कुछ करना है, तो ये वर्टिकल विंड टनल और फ्री फॉल कुछ सपना था, वैसा के वैसा पूरा हो गया, भगवान ने दे दिया। वो सिचुएशन ऐसी बनाई कि मैं वो कर पाया। फिर रहते हुए मैंने देखा कि मुझे ये करना है, वो एक मेरे को ड्रीम था, तो मैं यहाँ आ गया। तो ऐसा लग रहा है कि भगवान पाथ क्रिएट कर रहे हैं और मुझे वो करने का मौका दे रहे हैं। मतलब सपने तो बहुत ही देखते रहो, लेकिन आपके लिए सिचुएशन भी तो क्रिएट होनी चाहिए ना। अभी यहाँ पे भारत के अंदर एक ही ड्रॉप जोन है सिविल में, और वहाँ मैं चीफ इंस्पेक्टर हूँ। एक ही है, पूरे भारत में एक है, और वहाँ मैं चीफ इंस्पेक्टर हूँ, मैं हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब सिचुएशन देखो कैसे आई, मैं कहाँ, मैं जानता भी नहीं इन लोगों को, और फाइनली आई एम हियर बिकॉज मैंने सोचा मुझे ये बनना है, मैं बन गया। जब आप कमांडो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे सर, यू एन इंस्ट्रक्टर, व्हाट डिड यू सीक आउट इन द पोटेंशियल कमांडोज? मतलब ग्रीन फ्लैग्स क्या आते हैं? मेंटल स्ट्रेंथ, कि बंदा टूटता तो नहीं है। कमांडो ट्रेनिंग का भी यही पूरा निचोड़ यही है कि उसको मानसिक रूप से इतना मजबूत कर दो कि वो किसी भी सिचुएशन में टूटे ना। और जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हो तो शारीरिक रूप से अपने आप मजबूत हो जाते हो। तो कमांडो का एम होता है, कमांडो कोर्स का एम होता है कि उसको मानसिक रूप से इतना मजबूत करो कि वो कभी किसी भी सिचुएशन में टूटे ना। और मानसिक रूप को मजबूत करने के लिए जब आप उसके माइंड को टारगेट कर रहे हो तो अपने आप फिजिकली
वो मजबूत हो जाता है, उसके पास कोई चारा नहीं। ऐसे स्ट्रक्चर किया गया कमांडो कोर्स। स्पेशल फोर्सेस का प्रोबेशन भी एक बड़ा लंबे समय का कमांडो कोर्स है, वो भी ऐसे स्ट्रक्चर किया गया। बट कभी ऐसे सिचुएशंस आए हैं जहाँ किसी को देखकर आपको तुरंत पता चला कि हाँ दिस गाय कैन मेक इट और नॉट, मतलब वहाँ भी इंस्टिंक्ट या पैटर्न रिकग्निशन? प्रोबेशन के अंदर ज़्यादा ऐसे लोग, जैसे 10 लोग आए, सिर्फ एक ही क्वालिफाइड हुआ, 2 क्वालिफाइड हुए, तो उसमें पता लग जाता है शुरू से ही कि कौन तो टॉवल डालेगा और कौन कंटिन्यू करेगा। कमांडो कोर्स में ऑप्शन नहीं होता, 42 डेज का होता है, तो उसमें अगर आप नहीं करोगे तो यू फेल, एंड व्हेन यू फेल ए कोर्स योर कैरियर इज देयर ओनली, यू कैन नॉट प्रोग्रेस। So there everyone puts in hard work, and it is 42 days. And so that kind of mental resilience comes कि अगर नहीं हुआ तो भाई फौज से आउट हो जाएंगे, आप फेल नहीं हो सकते। You cannot fail commando course, and then cannot expect to be anywhere in the army if you fail a course like commando. It is the basic course, but probation is a different thing. It's an extended commando course, and the selection rate is very low. फर्क क्या होता है दोनों में? इसमें जो है वो एक तो बहुत प्रोलॉन्ग्ड पीरियड का होता है, एंड देन यू आर चेक्ड। आप कमांडो कोर्स में यू आर विद योर कोर्समेट्स, हियर यू आर विद द ट्रुप्स, सो यू मे बी वेरी गुड इन एवरीथिंग, यू मे बी a very good speaker, you are physically fit, you are bloody, you are coming first in everything, but you are not a team man. So when we take the test of an officer or anyone who's doing the probation, we take the opinions of his instructor, opinions of the men and the team with whom he has spent time, जिनके साथ वो रहा है, उनका भी हम ओपिनियन लेते हैं, उनको भी मार्क देने होते हैं। उनका सिर्फ ये होता है यस और नो, इज ओके और इज नॉट ओके। अगर लड़कों का नॉट ओके आ गया कि इज नॉट ओके, आपने कुछ भी किया हो प्रोफेशन में, आप 30 मार्क का रहे हो, आप सब में फर्स्ट आ रहे हो और आप तो तगड़े हैं, अगर लड़कों ने बोल दिया, जवानों ने बोल दिया कि इज नॉट ओके, ही कैन नॉट कम, बिकॉज इज नॉट ए टीम मैन। अल्टीमेटली ही हैज टू लीड उन जवानों को कमांड करना है। अगर जवान कह रहा है कि ये ओके नहीं है, वो सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा टेस्ट है, वो टेस्ट है कि जवान ने कह दिया हाँ ये ओके। मेरे ख्याल से ना बीइंग अ टीम प्लेयर इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट करियर स्किल्स इन एनी फील्ड। फौज में तो सबसे इम्पोर्टेंट है, फौज में तो ऑन एन अदर लेवल इम्पोर्टेंस सब जगह है। लाइक अब तुम्हारा जो ये इंस्टीट्यूशन है जो तुम चला रहे हो, उसमें भी टीम मैन, यू नीड टीम मैन। मतलब जो लोग इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं। हाँ, मतलब दे कैन नॉट बी इन एन ऑर्गेनाइजेशन which depends on teamwork. They also don't grow to a very high level usually. Very difficult. पर ये जो टीम प्लेयर्स होते हैं, इनको कैसे पहचाना जाता है? What is actually lying beneath the ability to be a team player? So जैसे मैं again I'll give example of probation. तो आप सुपरवाइज नहीं करो, like you are not there. How is his routine? जैसे कोई प्रोबेशनर आया है तो नंबर 1 ही इज़ गेटिंग अप ऑन टाइम, देर आफ्टर उसको बता दिया गया है कि तेरा ये काम है, तेरे को सुबह उठना है। और हमारे में क्या होता है कि हम लाइन क्लीनिंग भी करते हैं, हम टॉयलेट्स भी साफ़ करते हैं एज एन ऑफिसर। व्हेन यू आर अ प्रोबेशनर वो सारा काम करवाया जाता है। तो एक जनरल सुपरविजन है, कोई देख नहीं रहा है, लेकिन बिना देखे क्या वो सारे काम कर रहा है। और फिर लड़कों के साथ में ट्रेनिंग शुरू हो गई है, तो अब समवन इज इन डिस्ट्रेस, किसी को कुछ चोट लग गई, तो आप खुद भी थके हुए हो, आपको कोई देख भी नहीं रहा है, कोई असेसमेंट भी नहीं चल रहा है, आप जाके हेल्प कर रहे हो, आप उसका हथियार उठा रहे हो, आप उसका झोला उठा रहे हो, आप उसको मोटिवेट कर रहे हो। आपका कंडक्ट देख रहे हैं कि जब ऑफ परेड है, जब समय रेस्ट का है, तब वो क्या काम कर रहा है, जवानों के साथ में किस तरीके से बातचीत है, इज ही अपबीट और अरे यार कहाँ फंस गए, इस तरीके की कुछ बात हो रही है। तो ये सारी छोटी चीज़ें बनाती है कि हाँ ये बंदा टीम प्लेयर है, ये हेल्प करता है, ये मोटिवेट करता है, ये खुद आगे बढ़ के काम करता है, ये एग्जाम्पल देता है
मतलब एग्जाम्पल शो ऑफ करने के लिए नहीं दे रहा कि मैं आगे नहीं, ये वो काम ही कर रहा है जी और वो एग्जाम्पल है कि वो जो उसको फ्लोर साफ करने के लिए दिया गया है, तो ये नहीं कि वो उसने कॉर्नर साफ नहीं किए, अच्छे से साफ कर रहा है। टॉयलेट साफ करने के लिए दिया गया तो चमक रहा है, तो वहाँ काम, उधर भी दिमाग लगा रहा है, उधर भी वो काम चोरी नहीं कर रहा है जी। यार ये क्या करने के लिए दे दिया मेरे को। तो वो टीम प्लेयर है, वो टीम प्लेयर है। ये एक बेसिक मीनियल चीज बताइए कि तुमको टॉयलेट साफ करने का काम दिया, इधर देखा उधर देखा, ऐसे किया और निकल गए, और एक ने पूरा चमका दिया, उसको कोई देख नहीं रहा है, कौन जाता है टॉयलेट में देखने के लिए, बट एक बार जब आपने पीछे जाके देखा, काम बढ़िया किया। बेसिकली इस टीम प्लेयर ब्रैकेट के अंदर है इंटेग्रिटी, यानी कि इंटीग्रिटी, बीइंग ट्रू टू योर वर्क, ट्रू टू योर डेडिकेशन, वर्क, ट्रू टू योर वर्क, ट्रू टू योर वर्क, ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, ऑनेस्ट एंड ऑनेस्ट टू द वर्क, ऑनेस्ट टू द वर्क। फिर एम्पैथी कि अगर कोई कमजोर है, कोई हाँ। मुश्किल में, उसे बचाओ, हेल्प करो, और एग्जाम्पल पेश करो, एग्जाम्पल। और थर्ड थिंग आई थिंक जो आपने मेंशन करी वो है वाइब, कि आप Vibe. टीम में किस तरह की एनर्जी लाते हाँ। हो। कि आपको देख के अगला खुश हो रहा है या कि भाई यार ये कौन आ गया, फिर रोना शुरू करेगा। देख के खुश होता है, अरे ये बंदा आ गया, अब खुशी हो, आते ही जोक्स क्रैक करना, चलो ये करेंगे वो करेंगे, यू नो, मतलब आप देख के खुश होते हो। और किसी को देख के अरे यार ये भाई इसका होता है ना, कई लोग अवॉइड करते हो आप, ये फिर वो आ गया, एनर्जाइजर, एनर्जी, वो होना जरूरी है। वो होना जरूरी है। बैड एनर्जी लोगों को पहचान लेते हो इतने सालों के, हाँ, पहचान तुरंत लेते हैं, यू एबल टू सी थ्रू पीपल, मोर और लेस सबका पता लग जाता है, बात करते ही पता लग जाता है, किसी से कुछ भी छुपा नहीं है, पता लग जाता है। जनरली ना जितने भी स्पेशल फोर्सेस वेट्स मिले हैं, उन सारों के वो इंस्टिंक्ट लेवल्स, इंट्यूशन बहुत ज्यादा 30 साल वही काम किया है, 30-31 साल वही काम किया है, लड़कों के साथ ही रहे हैं, बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रहे हैं, ऑपरेशंस किए हैं, और हमारा तो काम ही है प्रोफेशन में छान के निकालना। तो जिस भी व्यक्ति से आप, जैसे मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, तो एक स्कैनिंग हो जाती है, यू स्कैन एंड देन यू नो इनिशियल इंप्रेशन, एंड देयर आफ्टर वंस आप जब काम करना शुरू करते हो तो आप सिर्फ रिकन्फर्म करते हो कि जो आपके दिमाग में जो स्कैन करके जो आपने एक तस्वीर बनाई है, उस तस्वीर में टिक हो रहा है या क्रॉस भी हो रहा है, तो मोर और लेस आइडिया लग जाता है। खुद का फीडबैक लूप है एक, हाँ, और उस आइडिया लग जाता है, उस वजह से आपकी पैटर्न रिकग्निशन और भी बढ़ती है, और फिर आप उन्हीं लोगों से एसोसिएट भी करते हो, जो दोस्त होंगे वो वैसे ही लोग होंगे जो आपसे फ्रीक्वेंसी जिनकी आपसे मिलती है। कैन आई आस्क यू अबाउट लीडरशिप सर? हाँ बिल्कुल। क्या लीडरशिप पहले से किसी इंसान में होती है या लीडरशिप सिखाई जा सकती है? दोनों चीज़ें हैं, बॉर्न लीडर्स भी होते हैं, और फिर लीडरशिप जो एकेडमी में जो होती है वो लीडरशिप सिखाई जाती है। डू यू थिंक लीडरशिप पूरी तरह से सिखाई जा सकती है? दोनों एस्पेक्ट उसमें थोड़ा सा लीडरशिप, क्योंकि देखो बॉर्न लीडर कुछ लीडरशिप एलिमेंट होगा, वही एसएसबी क्लियर करके फौज में आएगा और फिर उसको हॉर्न किया जाता है। एसएसबी ये छलनी है कि लीडरशिप क्वालिटी जिसमें है वो छन के आता है, और फिर उसको एकेडमी ठोक बजा के उसको और निखारती हैं। फिर वो बटालियंस में जाता है, और बटालियंस में अपना ही एक अलग रूटीन होता है, उसको फिर और अच्छे तरीके से उसको लीडर बनाया जाता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन वो लीडरशिप क्वालिटी एक व्यक्ति में एसएसबी ढूंढती है, वो जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है वो ढूंढता है। तो वो बॉर्न लीडर्स जो है, बॉर्न लीडर का जो एलिमेंट मैं बोल रहा हूँ, वो एसएसबी पता लगाती है कि हाँ ये होने के काबिल है, इसको डेवलप किया जा सकता है। उन लोगों को छन्नी से छान के एकेडमीज में पहुंचाया जाता है, फिर एकेडमी ठोक बजा के निकालती है उनको। लोग कहते हैं कि जब आप मौत के करीब पहुंचते हो तो कभी कभी आपकी पूरी जिंदगी फ्लैश हो जाती है आपके दिमाग में। इज दैट ट्रू फॉर द बैटलफील्ड? समटाइम्स नहीं, ऐसा नहीं है, पता नहीं, लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा मौत जब आती है ना, और जब मौत की सिचुएशन आती है, ऐसी कोई खतरनाक सिचुएशन आप हो कि आपको लग रहा है कि मौत सामने खड़ी है, तो आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किक इन हो जाती है, आपका दिमाग अगेन इतना फोकस हो जाता है कि आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो वो फ्लैश तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, मतलब आई डोंट नो, लोगों के साथ हुआ होगा, लेकिन जब भी ऐसी टफ सिचुएशन मेरे सामने आई हैं तो मेरा तो बिल्कुल फोकस वो हो गया कि ये सिचुएशन से कैसे निकलना है, दिस दैट करके, मतलब कैसे इससे पार पानी है।
वहाँ फोकस हो जाता है। Can you give an example without giving details? मैं एक माउंटेनिंग का एग्जांपल देता हूँ। मतलब मैं माउंट नुन एक 7,135 मीटर्स जंस्कार रेंजेस में एक पहाड़ है। तो मैं पैराशूट रेजिमेंट का एक्सपीडिशन लीड कर रहा था, 2005 की बात है ये। तो हम चढ़ रहे थे, तो मैं सबसे आगे लीड क्लाइंबिंग मैं कर रहा था, मैं रोप फिक्स कर रहा था। अच्छा, रोप फिक्सिंग में क्या होता है कि आप 5 आदमियों का आपकी एक रोप होता है, उसमें आप एक दूसरे से बंधे हुए होते हो। तो मेरा सबसे आगे लीड रोप था। तो जो सबसे आगे जो चलता है उसको पीछे वाला बिले करता है। बिले इज दैट एक रोप से आप बंधे होते हो और पीछे वाले के पास में उस रोप का लूज एंड होता है। एक एंकर बना दिया जाता है। उस लूज एंकर में से उस रोप को निकाल के, और आपको जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हो तो आपको बिले करते हैं। अगर आप गिरते हो तो इमीडिएटली वो बिले टाइट कर देते हो, आप हैंग कर जाते हो, आप नीचे नहीं गिरते। तो ये बिले का इन नटशेल कॉन्सेप्ट है। तो मैं ऊपर चढ़ रहा था, तो बिले रोप खत्म हो गया, मतलब लेंथ पूरी लेंथ ले गया, और मेरा बिल्कुल मैं एक ओवरहैंग सा था, बहुत ही नॉर्मल, मतलब इट वाज नॉट टेक्निकल नथिंग। वो मैंने ओवरहैंग क्लियर किया, और दो आईसेक्स थी, मैंने आईसेक्स गाड़ी बिल्कुल बढ़िया एकदम फॉर्म इन गड़ गई, और मैं देखूं तो मेरा रोप खत्म, रोप टाइट हो गया। तो मैंने अपने बड़ी को बोला, मैंने कहा यार क्या हो गया, कि साहब रोप खत्म हो गया। तो नाउ द ट्रेनिंग सेज कॉन्सेप्ट इज दैट don't move ahead with the belay, never open the belay. So I should have come down, कि okay, rope खत्म हो गया, let's come down, make an anchor, get this man ahead and get more rope and then climb up. बट वही जोर आने की मतलब कह रहा है यार अभी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब तो पहुंच ही गया मैं ऊपर, बिकॉज मेरी आईसेक्स फॉर्म है, दोनों आईसेक्स लगी हुई हैं, और मैं बिले खोल रहा हूँ, है ना। तो मैंने बिले खोल दिया, और वो मेरे को बोल रहा है साहब अब आ जाते हैं ऊपर। मैंने कहा नहीं मैं पहुंच गया, बिकॉज ऊपर बिल्कुल एकदम फ्लैट था, और मैंने बिले खोल के, और जैसे ही दूसरी आइसेक्स मारी, पूरा का पूरा आइस स्लैब निकल गया। अच्छा, तो ऐसे लड़के मेरे खड़े हुए हैं 5, उसके नीचे एक और रोप खड़ी हुई है 5 लड़कों की, वो नीचे है, मेरे बिल्कुल नीचे, मैं यहाँ पे हूँ, वो यहाँ पे है, और वर्टिकल है एकदम। यहाँ से मैं गिरा हूँ, आई वॉज 82 kgs, अभी तो कम हूँ, 82 kgs। आई फेल एंड now it is death, because niche is steep slope. Now these boys, now you see the Indian Army training and Indian Army जो commitment है, अगर मैं अभी मान लो मैं तेरे ऊपर ये कुछ फेंकूं तो क्या करेगा, you will duck, natural है। अरे in place of ducking, I am 82 kg, they pounced on me, मेरे ऊपर झपट गए, और मैं उनको ले गया साथ में। 5 of us, we just went like a ball. लड़के जो बाकी बाद में देख रहे थे कि साहब हमको सिर्फ बर्फ दिखाई दे रही थी, इतना जब बाउंडर उड़ा, एंड तो आई हैड 2 आईसेक्स, नाउ इट इज डेथ, एंड वी वर पिकिंग अप स्पीड। तो आई हैड आईसेक्स, तो मैंने मारी एक आईसेक्स, वो ब्लू आइस निकल गई, दूसरी आईसेक्स मारी, ब्लू आइस निकल गई, एंड वी वर पिकिंग अप स्पीड। और वो लड़के मेरे लगी, मतलब उल्टा भी हो गया, क्रैम्पोन लगा हुआ ऐसे करके, तो यहाँ पे लगा, फट गया खून, इधर कपड़े फट गए। मैंने फिर भी, नाउ द होल फोकस इज नथिंग फ्लैश इन फ्रंट ऑफ माई आईज, नो माई फैमिली, नथिंग, कि ब्लडी कैसे रोकना है इसको फॉल को। तो दोनों हाथ सीधे किए और बॉडी स्ट्रेच करके मारी दोनों आईसेक्स अंदर। आई स्टॉप्ड एंड आई स्टॉप्ड, वो लड़के मेरे को पकड़े हुए थे, दे आल्सो स्टॉप्ड। और फिर मेरा ही रिटायर्ड सूबेदार मेजर कमान सिंह, ऑनरेरी कैप्टन, तो उसने देखा साहब जरा देखो पीछे, 15-20 फुट पे ऐसे था, और उसके बाद में 1000 फुट नीचे स्ट्रेट। तो but nothing flashed, and we were very close to, all 4 of us, 5 of us, we were just very close to that, and had we not stopped, we would have been history, I wouldn't have been sitting here. तो ये एक ऐसा इंसिडेंट ऐसे हो रखे हैं, but so the only thing which was flashing is I have to stop. Mind was focusing, ki stop it, ice-X, both the axes have to be driven inside the ice, and they went in. सिर्फ in the moment थे। In the moment. तो probably लोगों को साथ में होता होगा कि फ्लैश पूरी जिंदगी निकल गई, या क्या कहते हैं इसको, दिस इज मेटाफोर, क्या बोलते हैं इसको, मतलब क्या वर्ड है अंग्रेजी में, कि हम मेरी
मेरे आंखों के सामने मेरी पूरी लाइफ मेरे साथ नहीं हुआ। मेरा तो वो यही है, अब यार मौत खड़ी है, रोको इसको, वहीं फोकस हो जाता है पूरा, नथिंग कम्स। शिकावत सर, यही था आज का पॉडकास्ट. Have to salute you. Thank you for your service for the country, sir. It's all the respect and love from the whole youth of the country. And I know कि social media पर आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, but I hope in this moment you really understand that you're very loved. The armed forces are very loved, but just want to thank you for your service. Thank you. Thank you for coming to the studio. I know कि you would have preferred कि मैं अब तेरे को आना है उधर? हाँ जी आ जाऊँगा, promise. And we'll document it. Come to Sky High and come to my village. Done. Thank you for coming in, sir. Welcome. Thank you for giving us a podcast and just enjoyed meeting you in life. That's all I'll say. Thank you. Thank you, sir. Salute you again. Thank you.